नानी दादी की कहानियाँ तो हम सब सुनते आए हैं, बट कहानियों से पैसा कैसे कमाया जाए उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मनगढ़ंत कहानियां सुनाना मुझे बचपन से ही शौक था। इससे सुनने के लिए बैठे हैं, आपको जानना है आज हम। शॉर्ट फिल्म भी लिखती थी, वहां पर मेरा नाम आने वाला था ना, स्क्रिप्ट राइटर नेहा दुसेजा। जब तालियां बजती है ना कहानी सुनने के बाद, तब लगता है दिल खुश हो गया। फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, देन यू कैन बी अ राइटर। नेवर डिस्टर्ब अ राइटर व्हेन ही और शी इज थिंकिंग। पर कहते हैं कभी कभी ना आप कोई चीज़ दिल से शिद्दत से कहो ना तो ऊपर वाला सुन रहा होता है, और जब वो सुन रहा होता है ना तो कभी कभी कह देता है कि तथास्तु, है ना। मेरे को पंख देने वाले मेरे हस्बैंड और मेरी उड़ान भरने वाले मेरे फादर इन लॉ थे, क्योंकि मेरे हाँ जी हाँ थे, मतलब आई मीन 5 months बैक उनकी डेथ हो गई। जैसे माँ नींव होती है, बाप छत होता है, कहते हैं ना। कहते हैं ना कई बार हम भगवान को से यार मैं ही क्यों हमें बहुत सालों बाद समझ में आता है कि अगर ये नहीं होता तो ये होना जरूरी था। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दूसरों की लव स्टोरियां बता रही हो, बना रही हो, लेकिन आपकी क्या है ये भी तो जाने। ओके, एक रिलेशनशिप में भी थी मैं, ठीक है। तो मैं ना भरत से मिली थी एक जीवन साथी प्लेटफॉर्म, एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे मिली थी मैं। जाकिर भाई की बहुत बड़ी फैन। जिंदगी चाहे गुमनाम हो, मौत में मशहूर चाहता। इंसानों को ना अपने आप से ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा होता है। तो मुझे ना कभी इस चीज की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं पड़ी कि यार 7 बज गए ब्रेकफास्ट बनाना है, 2 बज गए लंच बनाना है, 8 बज गए डिनर बनाना है, ये सोचना ही नहीं पड़ता। तो कहानियां जो है क्या लोगों की जिंदगी बदल सकती है? नानी दादी की कहानियां तो हम सब सुनते आए हैं, बट कहानियों से पैसा कैसे कमाया जाए उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज का होस्ट। तो स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में और आज के पॉडकास्ट में। तो आज जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे गेस्ट हैं जो स्टोरी टेलिंग है और कहानियाँ लिखने की कला उनके अंदर है। तो उस आर्टिस्ट को आज हम जानेंगे और उनसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो में, और हमारी टीम को जो टाइम आपने दिया उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ये फील्ड क्यों चूज करी आपने? मुझे लगता है कहानियाँ कभी भी आप नहीं चुनते हो, कहानियाँ आपको चुनती हैं। आप सोचो ना कि एक दिन बैठकर मैं कहानी लिखने बैठूं तो वो नहीं हो पाएगा। कहानियाँ आपको अपने आप आती हैं। तो जब आप सोचोगे ना यार खाली बैठे हो, तब एकदम से कहानी आ जाएगी, और मुझे लगता है ऐसे कहानियाँ बनती हैं। तो कहानियाँ तो स्टार्ट तो बचपन से ही हो जाती है जहाँ हाँ, तक। राइट। तो बचपन की कोई कहानी जो यादगार हो? मेरी कहानी मेरी स्टोरी टेलर बनने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ना, मैं वो बताती हूँ। 2007 में ना एक सीरियल आता था दिल मिल गए, जिसमें ना कुछ नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते थे, संजीवनी वाला अगर आपको याद हो तो, है ना। तो उसमें एक लव स्टोरी चलती थी रिद्धिमा और अरमान की, बहुत सुंदर सी लव स्टोरी थी। वो सीरियल देखने का ना मुझे बहुत ही ज्यादा शौक था, इतना शौक था कि मेरा मन करता था बस 8 बजे बजते थे और टीवी के आगे मैं खुद को बस बैठ जाते थे, वो सीरियल देखना है। हाँ अब वो सीरियल देखना है। तो उसकी आड़ में कई बार मम्मी पापा मुझसे बहुत सारे काम करा लेते थे कि सीरियल देखने को तभी मिलेगा जब तो ये काम कर लेगी। तो देखते थे, ठीक है, मजा आता था। फिर उसके बाद ना पता नहीं क्यों कैसे तैसे करके ना, जैसे ही वो सीरियल खत्म होता था ना, मुझे लिखना बहुत पसंद होता था। पता नहीं क्यों, बस डायरी उठाई और उस सीरियल का सीन डायलॉग लिखना शुरू कर देती थी। कोई रेलेवेंस नहीं था इसका, बट अच्छा लगता था लिखना अच्छा लगता। हाँ, कोई रीजन नहीं पता था तब तक। तो अपने बारे में ये भी नहीं पता था कि कहानियां सुनना पसंद है या लिखना पसंद है, ये भी नहीं पता होता था, बस लिख देते थे। तो आपको पता था कि आप आगे चल के स्टोरी टेलर बनोगे, कुछ ऐसा आइडिया? आई थिंक या कब ये पहली बार किक लगी कि नहीं स्टोरी टेलर बनना है, इसी में करियर चूज करना है? तो पहली किक मुझे लगी 2017 के बाद, जब मेरी मम्मी चली गई थी ना, आई मीन उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद ना मैंने राइटिंग को अपना एक एस्केप रूट समझ लिया था। एज इन मुझे लगता था यार किसी भी चीज़ से मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर पा रही, किसी से बात नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा क्लोज अपनी मम्मी की थी। हर किसी से मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। तो उस केस में क्या होता था, मेरे को मेरा डायरी सबसे ज़्यादा आसान तरीका लगता था, बेस्ट बडी लगता था, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो मुझे लगता था कि यार जो भी मन में आ रहा है डायरी में लिख दो। मेरी लाइफ की किक मुझे वहाँ से मिली कि यार मन में कुछ भी है डायरी से कह दो, ये किसी से कुछ नहीं कहेगी। मतलब कहने के लिए, डिस्कस करने के लिए कोई था नहीं, तो आपने वो कला अपनी कलम और पेपर पे उतारना
उतारना शुरू कर दिया। और तब तक तो पता भी नहीं था कि राइटिंग इज माई हॉबी और राइटिंग इज माई पैशन और इट विल बी माई करियर, पता भी नहीं था ये तो तब। और जब ये स्टार्ट किया था तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? ओके, मेन तो फैमिली आती है, इंडियंस में तो मेन फैमिली आती है, फैमिली का रिएक्शन। करेक्ट कि भैया इससे तो नहीं चल पाएगा, ये जॉब करो, जॉब वो प्रोफाइल इमेज बनी हुई है ना, राइटर तो झोला लेके चलता है, चप्पल घिस जाती है, ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है बदलते जमाने के साथ ना चीजें बदल रही हैं। तो मुझे याद है मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था और मम्मी की डेथ होने के बाद मैंने चुप चुप के लिखना तो शुरू कर दिया था। अभी तक किसी को नहीं पता था? तब तक किसी को नहीं पता था। अभी तक सिर्फ आपको पता है, मुझे और पता उस था। पेपर को पता है, हाँ, और उस correct। कहानी को पता है, हाँ। जो आप उसके अंदर लिख रहे हो, राइट? जो लिख रहे हैं, राइट राइट। तो 2017 के बाद जब मैंने लिखना शुरू करा था ना, तो उस टाइम पे मेरा बीएड में एडमिशन हो गया था। Okay। तो मेरे घर वालों को अब ये माइंडसेट था कि इसका ग्रेजुएशन हो गया खत्म, इसकी क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है, अब बीएड के बाद शी विल गो इन अ टीचिंग लाइन, है ना। तो अभी मेरे माइंड को भी ये सेट था कि क्या होता है, हम दूसरों को समझा तब पाएंगे ना, पहले हमें खुद को समझाना जरूरी है। तो मैंने बीएड जब करा, उस ड्यूरेशन में मैंने ना अपने बारे में ये समझा कि मुझे लिखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों ने मेरी राइटिंग पकड़ ली, दोस्तों ने बोला कि यार क्या बढ़िया लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल। अच्छा, आपने मतलब दोस्तों को नहीं मैंने दिखाया नहीं, अभी तक नहीं दिखाया नहीं। एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास में बैठी थी और मैंने डायरी के लास्ट पन्ने पर कुछ लिख रही थी, पता नहीं क्या था, अब तो मुझे याद भी नहीं, सच बताऊं तो मैं कुछ लिख रही थी। मेरी दोस्त ने बोला अच्छा दिखा दिखा क्या लिख रही है, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता है ना यार, हम लोग छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते एकदम से, कैसे बताएं। हाँ। तो क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, समझेंगे नहीं, है ना, वो जजमेंटल वाली जो फीलिंग आती है कि लोग जज करेंगे, समझेंगे नहीं। तो उस केस में क्या हुआ था कि मेरे दोस्त ने देख लिया वो, और जैसे ही उसने देखा, उसने बोला तो बहुत अच्छा लिखती है, व्हाई डोंट यू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम। मैंने कहा यार इंस्टाग्राम जैसी चीज के लिए नहीं लिखती, मैं तो अपने लिए लिखती हूँ, क्योंकि मतलब इसमें अभी तक कुछ ये माइंड सेट नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और राइटिंग यूजुअली क्या होता है, राइटिंग ना आप सबसे पहले अपने लिए लिखना शुरू करते हो, आप अपनी मन की शांति के लिए लिखना शुरू करते हो, और मेरा भी वही एम था। तो फिर धीरे धीरे डालना शुरू किया। 2018-19 के आसपास मैंने ओपन माइक्स के बारे में सुना किसी से, मुझे बताया गया कि यार ओपन माइक जैसा कुछ सेटअप होता है और आपको बस कैमरे के सामने खड़ा होना है और अपनी कविताएं और कहानियां सुनानी है। मैंने कहा यार तो बहुत बढ़िया है, तो ये तो और किक मिल गई एक और तब ना क्या होता था कि 200 या 300 रुपए कुछ देकर ना, अच्छा फीस दी जाती, हाँ फीस दी जाती थी, जो परफॉर्म करते थे वो फीस देते थे। हाँ राइट, मतलब एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो, हाँ राइट। अब जैसे होता है ना यार, हर कोई अपने अर्निंग प्रोसेस का सोचता है, तो ये उनका तरीका था कि आपको एक स्टेज मिल रहा है, आपको एक कैमरा मिल रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होती थी, रिकॉर्डिंग का भी खर्चा निकाला, और ऑडियंस भी होती थी। हाँ ऑडियंस भी होती थी, ऑफ कोर्स ऑडियंस के लिए एक अलग सेटअप होता था और परफॉर्मर्स के लिए अलग सेटअप होता था। मुझे याद है तो 200-300 रुपए देकर ना परफॉर्म करने को मिलता था, तो इतना बढ़िया लगता था यार अब ये जिंदगी के किक मिल गई है। अब शुरू में तो झूठ बोल के जाते थे घर वालों से कि यार आज यहाँ काम है, आज क्लास जा रहे हैं, आज बंक मार लिया, तो ओपन माइक में भाग जाते थे, तो तब बड़ा अच्छा लगने लग गया था। तो ये मेरी लाइफ की किक थी। अब आपने जैसे पूछा फैमिली का क्या रिएक्शन, तो शुरू में तो घर वालों को ये समझाना ही डिफिकल्ट था मेरे लिए कि मैं कहानियां सुनाने वाली हूँ स्टेज पे, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही थॉट प्रोसेस था ना, कहानियां सुनाने के बाद क्या कहानी सुना दी, ठीक है, आपको एंजॉयमेंट मिल गई, अब क्या आगे क्या, हाँ इससे घर नहीं चलेगा, राइट। और तब तक ऑब्वियसली हमें भी नहीं पता था, तो हमें नहीं पता तो हम सामने वाले को क्या समझाएंगे। तो तब धीरे धीरे थोड़ी बात घर वालों की मानी, तो मतलब घर वालों के साथ ये था कि ठीक है मैं आपकी मर्जी से इंटर्नशिप ढूंढूंगी स्कूल में या जॉब ढूंढूंगी, जो मिल जाए, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं फिर अपनी करूंगी, फिर मुझे मतलब 3 महीने 4 महीने अपने चाहिए। अच्छा ये मांगे आपने, हाँ, टाइम मांगा, ये वाली हाँ टाइम, तो ज्यादा टाइम नहीं मांग लिए इतनी जल्दी होता नहीं है कुछ नहीं, पर अब मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा था ना कि मुझे करना क्या है, माइंड में गोल क्लियर था मेरा, तो मुझे पता था अगर मैंने ये 2-3 चीजें कर ली ना तो मेरे घर वाले मान जाएंगे, टाइम मिल जाएगा, टाइम बाय हो जाएगा। तो उस केस में ये हुआ था कि आई थिंक 3 या 4 महीने मैंने अपने पापा जी से मांगे थे कि मुझे 3-4 महीने चाहिए, और अगर मैं इन 3-4 महीने में कुछ नहीं कर पाई तो जो आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पापा वाज कन्विंसिंग मी कि मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, तेरी स्कूल में जॉब लगवा दूंगा। आई एम लाइक नहीं, मुझे तो राइटिंग ही करनी है, मतलब सी अंडरस्टैंड, मैं बीएड में आई वाज अ टॉप स्कॉलर, मतलब मैंने 91% के साथ कॉलेज टॉप किया था। टॉप किया
तो मेरे लिए जॉब मिलना वाज लिटिल इजियर। मुझे Right. पता था कि मेरी परसेंटेज देख के मुझे जॉब आराम से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। करेक्ट। तो मैं कॉलेज टाइम में भी बहुत पढ़ाकू टाइप बच्ची ही थी, बट मुझे करना नहीं था। तो पापा को किसी ना किसी बहाने से तो रोकना है ना, टालना है ना, तो जानबूझ के ऐसे स्कूल्स में जाकर इंटरव्यू देते थे जहां पर सिलेक्शन ही ना हो। अच्छा। हाँ, और मुझे याद है अच्छा ये तो बहुत ही सीक्रेट बात है, ये आज तक शायद किसी को नहीं पता। तो ये मतलब आज Secret पहली का- बार हो रही है बात। हाँ करेक्ट, ये बिल्कुल फ्रेश बात हो रही है। सीटेट ना एक एग्जाम होता है बीएड के लिए, ठीक है। तो पहली बार मैंने क्लियर नहीं किया क्योंकि अच्छे से पढ़ नहीं पाए, अच्छे से स्कोर नहीं हुआ। दूसरी बार पापा सुन रहे होंगे फिर? हाँ कोई बात नहीं। अब तो यार देखो स्टोरी टेलर बन गए तो ज्यादा पुरानी बात है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पापा कहेंगे लड़की को धोखा बोल दिया है। तो सीटेट का ना जब दूसरा एग्जाम था ना, मैं इंटेंशनली आंसर टिक करके नहीं आई थी कि क्लियर हो गया तो जॉब लग जाएगी, और जॉब तो अपने को चाहिए चाहिए नहीं। हाँ, तो फिर जानबूझ के उस पेपर में खुद को फेल करवाया कि किसी तरह से टाइम बाय हो जाए। पास करवाने को तो सुना है, फेल भी कराने का प्रोसेस होता है। करेक्ट, वो आई थिंक वो आपके अंदर तब आ जाता है जब आप पैशन के लिए लड़ रहे होते हो, है ना। क्योंकि देखो दुनिया को आप समझा लोगे, लेकिन तब तक समझा पाओगे ना जब आपके घर वाले आपके साइड पे है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट फैमिली का होता है। फैमिली को पहले कॉन्फिडेंस में लेना, फैमिली को तो पहले। और ऐसा नहीं फैमिली ने सपोर्ट किया, भाई और बहन, उन लोगों को पता था कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ माइक पे। उनको समझ में आ गया था कि इसको स्टेज में जाने में मजा आता है, इसको कहानियां सुनाने में, और मन घड़न कहानियां वो पता सुनाना। चल रहा है आपकी बातें सुन के ना, लग रहा है अभी कि हाँ, कहानी सुनाने में कितना मजा आता है आपको। मन गढ़ंत कहानियां सुनाना मुझे बचपन से ही शौक था। मतलब तो हाँ, इसका भी एक किस्सा है, उसके बारे में बताऊंगी। इसे सुनने के लिए बैठे, आपको जानना है आज हम। तो उस केस में क्या हुआ था कि फिर घर वालों को 3-4 महीने जो मैंने पापा से बाय किए थे, उस ड्यूरेशन में ना मैंने ना एक जॉब शुरू करी। 15,000-16,000 का मेरा पहला जॉब था। टीचिंग में? नहीं, राइटिंग में। राइटिंग में? हाँ, कि मैं राइटिंग से दूर ना जा पाऊँ। कंटेंट राइटिंग चलता था तब बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब तब चैट जीपीटी ये सब, कोई भी एआई एप्स नहीं आई थी, तो आप खुद ही लिखते थे कंटेंट राइटिंग। तो आज भी खुद ही लिख रहे हो ना? हाँ, आज मैं चैट जीपीटी वाला तो नहीं है ना? नहीं। तो तब ना कंटेंट राइटिंग का जॉब निकला था किसी एक छोटी सी फर्म में, तो 16,000 रुपये मेरा इनकम था। तो तब मैंने कहा यार इसको कर लेती हूँ, और साइड बाय साइड ना मैंने ये रिसर्च करना चालू कर दिया था कि बुक कैसे छपवाते हैं। और ये सब बातें जब आप हमारे पास से जा चुके थे? हाँ, ये 15-16 तो हम 15-16 साथ के बाद थे, की, राइट, है ना? 15-16 तो हम साथ में थे, राइट। 15-16 के बाद की ही बातें हैं सारी। तो मुझे याद है, हमें पता नहीं था कि अपने इतना अच्छा हीरा खोल दिया। वरना जाने देते नहीं हम। तो मुझे याद है कि मैंने ना वो जॉब पकड़ा, और उसके बाद साथ साथ ही अपना बुक लिखना शुरू कर दिया था। मेरे पास 3 महीने का डेडलाइन था, और मैंने लिखना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद जब मेरा बुक पब्लिश हो गया, सब कुछ बहुत सीक्रेटिव चल रहा था, सब कुछ बहुत सीक्रेटिव। और मुझे याद है आई थिंक 4-5 हज़ार रुपये का कुछ एक नॉमिनल सा फीस था उस बुक को पब्लिश कराने का। तो मैंने वो कर लिया, और एक दिन फाइनली घर पे बेल बजा, पार्सल बॉय आया, और मैंने पार्सल खोला। मुझे तो पता था कि मेरी बुक आने वाली है, ठीक है, घर में किसी और को पता नहीं था। और मीनवाइल ना, तो मैं साथ साथ ना एक शॉर्ट फिल्म भी लिख रही थी किसी के लिए। अच्छा, किसी और के लिए शॉर्ट फिल्म भी लिख रही थी। वहां पर मेरा नाम आने वाला था ना, स्क्रिप्ट राइटर नेहा दुसेजा। तो उसका कुछ हाँ, रेलेवेंस है, ठीक है। तो उसमें ये था कि मैं जैसे वो पार्सल बॉय आया, मैंने घर में पापा को दिखाया। मैंने कहा देखो पापा, बुक लिख लिए, और सामने यूट्यूब पे चलाई अपनी शॉर्ट फिल्म। मैंने कहा देखो फिल्म भी लिख लिया, अब तो मैंने कर लिया है, तो अब आप मुझे रोक नहीं सकते हो। तो पापा का रिएक्शन क्या था? पापा का रिएक्शन था कि ठीक है बेटा, जब तुमने इतना कर लिया है तो आगे कर ही लोगे। अब आके क्या पूछ रहे हो आज मुझसे? यार पता है एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है हमारे माँ बाप ना कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा गरीब ना मरे, बस। और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, मतलब और कोई विकल्प ही नहीं। वो चाहते हैं कि बस कमा लो, चाहे अपनी मन मर्जी का करके कमा लो, पर कमा लो, दैट इज इट। और जो सबसे पहली कहानी स्टेज का क्या मतलब, जब आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ कैमरा का डर, कुछ नर्वसनेस, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, मुझे याद है क्या एक्सपीरियंस था वो शेयर करो। मुझे याद है दिल्ली में प्रीत विहार एक एरिया है, और वहीं पर ना एक मेरा पहला ओपन माइक था, वहां गई थी मैं परफॉर्म करने। तो नॉर्मली तो मैं ऐसे कितनी बातें कर लूं, मगर जैसे ही कैमरा चालू हो जाता था मेरे हाथ पैर ठंडे, ब्लैंक, रटी रटाई कहानी भूल गए। अच्छा। तो ऐसा बहुत होता था।
तो पर फिर मुझे लगा यार आई थिंक यही तो वो दुनिया है जो मैं चाहती थी जाना, तो इस पे तो काम करना पड़ेगा। तो इस पे मैंने काम करना कैसे शुरू किया, मैंने शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करना शुरू किया, फोन का कैमरा चालू करके करना शुरू किया, क्योंकि आई हैव टू ओवरकम माई फियर, और मुझे पता था मेरा फियर कैमरा है ना, तो मुझे ही मेरे फियर को ओवरकम करना है। तो बस इसी तरह से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी। पर हाँ, जब मैंने पहली कहानी सुनाई ना, तो मेरी ऑडियंस का रिएक्शन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई था। मुझे लगा नहीं था कि लोगों को मेरे कहानी सुनाने का तरीका, मेरी नैरेशन और जो भी बेसिक बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, तब तक तो खैर इतनी टेक्निकलिटीज भी नहीं पता थी, पर लोगों को बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। जब तालियां बजती है ना कहानी सुनने के बाद, तब लगता है दिल खुश हो गया। जब क्लैपिंग हो गई तो फिर तो तो लगता है कि हाँ, स्टेज तो बन गया है हमारे लिए। तो आपको इंटरेस्ट किस में आता है, कहानियां लिखने में ज़्यादा आता है या कहानियां सुनने में ज़्यादा आता है? मुझे लगता है कहानियां लिख आप तभी सकते हो जब आप कहानियां सुनोगे। फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, देन यू कैन बी अ राइटर। आपका जैसे हम लोग हैं, हम कुछ काम करते हैं, हाँ। ऑब्वियसली किसी से सीखते हैं, राइट। तो आप स्टोरी टेलिंग के अंदर किसी को तो गुरु मानते हो? हाँ, मैं ऑफ कोर्स मैंने प्रोफेशनली सीखा है। अच्छा, हाँ प्रोफेशनली सीखा है? जी, मैंने प्रोफेशनली सीखा है। सो मेरी एक टीचर हैं, उनका नाम है महक मिर्ज़ा प्रभु, और वो कमाल की स्टोरी टेलर है। मतलब वो आपको, अगर आप यहाँ बैठे हो और अगर वो आपको अपने बचपन की सैर कराना चाहती हैं, तो शायद वो अगले 5 मिनट में आपको अपने बचपन की सैर करा देंगी आपकी आंखों के सामने। इतनी खूबसूरत स्टोरी टेलर है वो। मतलब ऑडियंस जो होगी वो इतना डीप चली जाएगी। इतना डीप चली जाएंगी, करेक्ट। मुझे लगता है कहानीकार सुंदर वही होता है जिसको पता है कहाँ हंसाना है और कहाँ रुलाना है, राइट। तो वो चीज उनके अंदर थी, और मैंने ना उनको YouTube पे देखा था सबसे पहले। अब तब तक क्या था, अच्छा मुझे ना कोई चीज चाहिए होती है ना, मैं यूनिवर्स से कह देती हूँ। मतलब ये मेरा तरीका है कि यार मुझे नहीं पता भगवान कैसे करोगे तुम, पर मुझे ना कर दो, तथास्तु कह दो, ठीक है, हाँ मुझे चाहिए। तो मैं ऊपर वाले से बस ऐसे कह देती हूँ, हवा में कह देती हूँ। पर कहते हैं कभी कभी ना आप कोई चीज दिल से शिद्दत से कहो ना, तो ऊपर वाला सुन रहा होता है, और जब वो सुन रहा होता है ना, तो कभी कभी कह देता है कि तथास्तु, है ना। तो उस टाइम पे ये था कि यूट्यूब पे ना वीडियो उनकी मैंने देखी थी, बहुत टाइम पहले की बात है। मुझे याद है उनकी एक वीडियो थी मिसेस दुबे करके, जहाँ पर उन्होंने एक मराठी वुमेन का एक कैरेक्टर निभाया था। तो मैंने हाँ कैरेक्टर प्ले किया था। ये बात भी होगी आई थिंक 19-20 के आसपास की ही, ठीक है। तब मैंने उन्हें देखा और मैंने कहा यार ये तो बहुत बहुत बढ़िया करती है, ये है कौन, ये सिखाती है नहीं, ये कौन से शहर से, कुछ नहीं पता था सिवाय नाम के कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था। तो कैसे कांटेक्ट हुआ? तो फिर बीच में एक बार इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक बार मुझे ऐड आया झुमरी कर। अच्छा, ठीक है। तो ऐड भी आप ही के पास आ रही है? हाँ, मतलब मैंने बोला ना, आप यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई तरीका दे देगा। तो झुमरी कर करके एक ऐड आया था, तब झुमरी कर का मैंने पता किया, तो साल तब उस टाइम पे था आई थिंक 5-6,000 रुपीज का कोर्स था। अगेन फाइनेंशियली साउंड नहीं थी, तो वो चीज़ अफोर्ड करना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने कहा यार अभी नहीं करते, अगले साल करेंगे, क्योंकि तब तक जॉब में आ चुके थे। तो तब पता था कि 6-7 हजार रुपए का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा ना, अगले साल तक थोड़े पैसे जोड़ लूंगी, है ना, तब कर लेंगे। तो वो वाली चीज थी। तो अब फिर आ गया वक्त 2020, कोविड, जॉब चली गई, तो वो भी आसार गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा 1 साल और वेट करते हैं, करते 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 2022 आ गया। 2022 में वो कोर्स हो चुका था 9,500 का, अब तो अफोर्ड से और ज्यादा आगे बढ़ चुका था। तब मुझे याद है मेरे फादर इन लॉ, मेरी शादी की बात चल रही थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला कि बेटा अपनी मन का करने के लिए कभी इच्छाओं को मारना नहीं है, तो जो मन करे और तुम्हारी दिल की रूह कह रही है उसको कर लेना चाहिए, तो बिना सोचे समझे कर लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। तो उन्होंने बोला पैसों की कमी है, मैं दे दूं। तो मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे, अच्छा मैं ना बहुत खुदगर्ज थी, मुझे पैसे मांगना कभी भी अच्छा नहीं लगा। बात काटूंगा आपकी। हाँ प्लीज। मतलब कि यानी जो आप इन-लॉज हैं, हाँ जी, तो वो सपोर्टिव हैं बहुत बहुत, मतलब शायद आप इतनी बात बता रही हो तो सपोर्टिव तो हैं वो। मैं कहते हैं मेरे ज्यादा ही सुन रहा है आपकी। मेरे को पंख देने वाले मेरे हस्बैंड और मेरी उड़ान भरने वाले मेरे फादर इन लॉ ही हैं। तो मैंने मतलब आई डोंट नो, मैं इसको नेगेटिव फेज में नहीं कहूंगी, मगर जितना मुझे टाइम और कन्विंस करने में लगा ना टाइम अपने घर वालों को, शायद मुझे वो एफर्ट लगाने ही नहीं पड़े फैमिली, मतलब मेरी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वाली फैमिली से। दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। तुम्हें बाहर जाना है ठीक है जाओ, तुम्हें कहानियां सुनानी है ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है करो, बस खुश रहो।
द ओनली मंत्र ऑफ लाइफ वाज खुश रहो। मतलब अपने पैशन से कॉम्प्रोमाइज मत। लाइक पैशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं, लाइफ इज जो वेरी करना है, अनसर्टन, लाइफ इज वेरी अनसर्टन, तो पैशन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो करना है वो करो कभी भी, है ना। ये तो अच्छी फिर बात मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को हाँ। उसका पेमेंट के लिए बोला कि मैं भर देता हूँ, फीस कर लो, बट अगेन मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, मैं पैसे नहीं करूंगी तो खुद लूंगी, करूंगी। करूंगी तो खुद करूंगी। तो ये जज्बा मेरे अंदर शायद हमेशा से ही था। तो ठीक है, फिर मैंने फीस भर दी, और फीस भर दी तो ऐसे में महक मिर्जा प्रभु के कांटेक्ट में आई। 2019-20 के आसपास में उनसे करना चाहती थी, और 2022 यानी कि 3 साल मैंने स्टोरी टेलिंग लिखने का इंतजार किया, सीखने का इंतजार किया, सीखने के लिए इंतजार किया। और फिर फाइनली मैंने उनसे सीखी, और सीखने के बाद ऑब्वियसली यार मुझे भी लगा कि मेरे स्किल्स बहुत इंप्रूव हुए, और मेरे को बहुत बेटर प्लेटफॉर्म्स मिले, और मैं बॉम्बे भी गई कहानी सुनाने, दिल्ली गई, और बहुत बाकी और शहर भी गई कहानियाँ सुनाने। तो अब फाइनली मैं अपने खुद के सोलो शो के साथ आ चुकी हूँ, जिसका नाम है रंग रेस। अभी हाल ही में मैंने अपना भोपाल में शो किया, आई थिंक 20 अप्रैल को ही किया है, और इससे पहले फरवरी में मैंने उसकी टिकट तो फुल हो गई। हाँ, दैट वाज ऑलमोस्ट हाउसफुल, हाउसफुल था। ऑलमोस्ट हाउसफुल। तब फीलिंग क्या आ रही थी जब लग रहा था कि हाँ नया नया बन गई है अब? हाँ, मतलब ये वो मोमेंट था मेरे लिए कि यार कहाँ कॉपी पेन में दबी हुई कहानियां आज एक स्टेज ले चुकी है, और स्टेज लेने के बाद उस पे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहना है लोगों की। तो मुझे ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी। मुझे एक ना बहुत सुंदर सी एक बात है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, कि आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो जब तक आप अपनी मन मर्जी की जिंदगी नहीं जी रहे हो, ठीक है। और जब मैंने वो हासिल कर लिया ना, कि किताबें जो पन्नों में दबी हुई थी आज वो स्टेज पे घर ले चुकी हैं, तो मुझे लगा यार यही तो मैं करना चाहती थी, और शायद मैं अपनी नज़रों में सक्सेसफुल हूँ। लोगों के लिए हो सकता है कि कम फॉलोअर्स हो मेरे पास, है ना, पर मैं तो अपने आप में बहुत खुश हूँ ना, क्योंकि मैं तो वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती थी। जो चाहिए था वो मैं कर रही हूँ। बुक मैंने लिख ली, शो मैंने कर लिया, पॉडकास्ट में बैठी हूँ। ये सही है, ये सही है। तो ये जो मैं पूछ रहा था आपसे, मतलब कितना टाइम में लगा था सीखने में आपको ये? तो तकरीबन 1 साल के आसपास। मैं मतलब सीखना तो 6 महीने के अंदर ही हो गया था, लेकिन 1 साल अपने स्किल को पॉलिश करते करते, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, स्टेज पे जाओगे, जितना स्टेज पे जाओगे उतना आप अपने आर्ट को निखार पाओगे, वही तो होता है। आप अपने लिए अपनी लाइफ की डेली डायरी रूटीन मेंटेन करते हो ऐसा कुछ? अब ये तो मत बोलो टाइम नहीं मिलता। एक राइटर हो, आपको तो लिखना चाहिए। नहीं, हाँ, मतलब मैं एक छोटी चीज़ ज़रूर करती हूँ। चाहे कई बार होता है कि मेरे को लिखने का सच में वक्त नहीं मिलता, पर कई बार क्या होता है कि मैं एक चीज़ हमेशा मैं करती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले राइटर्स भी करें हमेशा। अपनी ना बेड साइड के साइड टेबल पे मैं बुक रखती हूँ हमेशा पढ़ने के लिए। मैंने क्या कहा, लिखना और सुनना और पढ़ना हमेशा ज़रूरी है अगर आप लिखना चाहते हो तो। लिखना चाहते हो, है ना। तो मैंने ये चीज़ हमेशा एक हॉबी की तरह बना ली। हॉबी भी कहूँ, प्रैक्टिस भी कहूँ, या हैबिट कहूँ, या जो भी कह लूँ। मैंने दिन के 5 से 10 पेज ज़रूर पढ़ती हूँ, नो मैटर वॉट। चाहे बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, डेली, हाँ डेली। सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि अब पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो 15-20 मिनट, एट द मैक्स आधा घंटा लगता है आपको 10 पेज पढ़ने में, तो वो फटाफट से हो जाते हैं 10 पेज। तो एटलीस्ट ये रहता है कि मैं अपनी राइटिंग से जुड़ी हुई हूँ रोज़ के प्रैक्टिस में। और जितना मैं परफॉर्म करती हूँ उतना तो रहता है कि यार मेरी स्पीकिंग स्किल्स, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा स्टेज अपीयरेंस बेटर होता जाता है। बाकी शोज़ देखते रहो, सुनते रहो, लिखते रहो, ये सब ज़रूरी है। ये सब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं एक राइटर जब राइटिंग करता है तो एक उसके अंदर का जो दर्द होता है, ठीक है, जो भाई दर्द होता है, तब वो उतारता है दुखती नब्ज पे हाथ रख रहे हो आप। तो आपने दुख, तो आपने बताया कि जब मदर चली गई थी तब आपने ये स्टार्ट किया। तो उससे पहले कभी आपने नहीं लिखा था या कभी सोचा था? वो तो 2007 का सिकिल का आपने बता दिया। उससे पहले लिखने का कभी नहीं सोचा? लिखने का कभी नहीं सोचा था। लिखने का कभी नहीं सोचा था। मुझे पता भी नहीं था राइटिंग होती क्या है, लिखते कैसे हैं। और मैंने बोला ना, जैसे कला आपको चुनती है, आप कला को नहीं चुनते हो। शायद वो वक्त मेरे लिए सही था जब कला ने मुझे चुना, ये सोच कर कि इसके पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो शायद वो एक जरिया था मेरे लिए बाहर निकलने का मेंटल डिप्रेशन से। और बहुत सारे, क्योंकि मुझे लगता है माँ बाप का कोना ना बिल्कुल एक पिलर जैसा होता है, एक घर के स्तंभ होते हैं, ठीक है। जैसे माँ नींव होती है, बाप छत होता है, कहते हैं ना। तो जब पैरों के तले जमीन खिसक जाए तो
तो छत भी तो नीचे आ जाएगी ना। और ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि कोई एक हो जिसके मैं बात कर सकूं, जिससे मैं अपना मन के बाहर चीज़ें निकाल सकूं। मेरे केस में क्या था, वैसे तो मैं 2 बहनें हैं, मैं और मेरी बड़ी दीदी और एक बड़ा भाई भी है। और तो वो भी मैरिड है? हाँ, बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई आप सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तब तक ना, जब तक मम्मी की डेथ हो गई थी तब दीदी की शादी हो चुकी थी। तो घर में खाली फीमेल मैं थी। अब फीमेल होने के बाद आप फीमेल से जो बात डिस्कस कर सकते हो ना, आप एक मेल से नहीं कर सकते हो। और उस केस में ना राइट। और उस केस में ना आई हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस, क्योंकि अब मुझे ही घर संभालना था। सो एट द एज ऑफ 21 और 22 रफिश मैंने घर संभालना सीख लिया था। नॉर्मली क्या होता है 21-22 साल की उम्र में ना आप समझ रहे होते हो यार अपने करियर को, अपने पैशन को। और मेरा करियर और पैशन कहीं ना कहीं बैक सीट ले चुका था कि यार अब तो नौकरी करनी पड़ेगी। पर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी रखी कि मैं राइटिंग से दूर नहीं गई। मैंने एड एजेंसी में काम किया, एज अ कॉपी राइटर काम किया, कोई ना कोई जरिया पाला अपनी जिंदगी में जिससे कि मैं राइटिंग से जुड़ी रहूं, दूर ना जाऊं। तो वो सिचुएशन मेरे लाइफ में तब आया था जब मम्मी चली गई थी। और तब एक ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप में भी थी मैं, ठीक है। और तब ऑफ कोर्स सिचुएशन कुछ साथ नहीं थी, तो एक तरफ टाइम साथ में नहीं था, टाइम साथ नहीं था। मैं इंसान को गलत नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि हालात साथ नहीं थे। ठीक है, इंसान कभी भी गलत नहीं होता, हालात गलत होते हैं। तो उस टाइम पे ये रहा कि एक तरफ मम्मी चली गई, एक तरफ मेरा खुद का रिश्ता टूट गया। तो वो जब दोनों साथ हुआ ना, तो मैं हैंडल नहीं कर पाई। और इतना मेंटल प्रेशर होने के कारण आई एम थैंकफुल ये हुआ, वरना शायद मेरी जिंदगी में राइटिंग नहीं होती। कहते हैं ना कई बार हम भगवान को पूछते यार मैं ही क्यों। राइट। हमें बहुत सालों बाद समझ में आता है कि अगर ये नहीं होता तो ये होना जरूरी था, है ना। तो ये जादू जो है ना, भगवान देख रहा होता है। एक मेरी एक शो की लाइन है मेरी, एक कहानी हम लिखते हैं, ठीक है, एक कहानी हम लिखते हैं और एक कहानी वो लिख रहा है, और उससे खूबसूरत रंगरेज कोई हो ही नहीं सकता। और रंगरेज अक्सर वही होता है जो हमारी जिंदगी में खूबसूरत से रंग भर रहा है। हमें नहीं पता वो कौन सा रंग हमारे लिए बेहतर है, वो जानता है ना। और वो हमारी कहानी हमसे बेहतर लिख रहा है, हमसे तो बेहतर लिख रहा है। राइट। तो आई थैंक फॉर एवरीथिंग। तो जब आप लिखते हो, हाँ जी, राइटिंग करते हो, तो साइलेंस पसंद है या फिर म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक? ओके, तो नॉर्मली मेरे को पसंद है कि मैं शांति में लिखूं, क्योंकि मतलब म्यूजिक भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो, क्योंकि मेरा फोकस रहता है जब मैं लिखती हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज बहुत सुंदर एक फ्रेज है, नेवर डिस्टर्ब अ राइटर व्हेन ही और शी इज थिंकिंग, क्योंकि तब तो अपना असली काम कर रहा है जब वो लिख रहा है, नहीं जब वो सोच रहा है। सब सोच रहा है, राइट। क्योंकि सोचते हुए तो लिख रहा है ना। नहीं, कई बार क्या होता है, अच्छा आप हर टाइम तो पेन पेपर लेके नहीं बैठ सकते ना, राइट, है ना। कभी आप वॉशरूम में हो, कभी आप दोस्तों के साथ हो, कभी आप मॉल में हो, कभी टीवी देख रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। दिमाग तो लेकिन आपका 24/7 चलता है ना। मैंने बात करी है लिखने की, लिखते वक्त तो नॉर्मली क्या होता है, अब मैं सोच चुकी हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है, तो तब मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं होता कि हल्का म्यूजिक भी चल रहा है, साइलेंस भी है। बट हाँ, ऑब्वियसली प्रायोरिटी मेरी ये रहती है कि शांति रहे। तो सोचते वक्त भी तो ये होता है कभी कभी, जब इंसान एक कुछ कर रहा हो, जैसे अब मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पीते पीते सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में चाय पीते पीते आते हैं आइडियाज, आते हैं। राइट। चाय पीते हुए आते हैं, कॉफी पीते हुए आते हैं, या फिर मेरे आइडियाज तो चाय नहीं सी, हाँ तीसरा वाला ज्यादा है, तीसरा वाला डीप में जाता होगा ज्यादा है। नहीं, सो ऑफ कोर्स मेरा पॉइजन तो चाय ही है, मगर आफ्टर पार्टीज तो देखो हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आई डू टेक नो प्रॉब्लम। बट कहानी और लिखने की शुरुआत, जो वो बीज बोने का काम है ना, वो मेरे लिए चाय बहुत अच्छा करता है। चाय पीते पीते आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं। हाँ। तो स्टोरी टेलिंग इंडिया में एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग में? अगर मैं बात आज से 10 साल पहले की करूं तो नहीं। पर अगर मैं पिछले 6 साल की बात करूं तो हाँ। ऐसा क्यों? मेरे को डिफरेंट थोड़ा सा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पर ना पूछा जाता था अच्छा बेटा क्या करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया मैं चुटकुले सुनाता हूँ, वो तो ठीक है, ठीक है, और क्या करते हो, है ना।
तो इस चीज़ को पहले करियर समझा नहीं जाता था। फिर मुंबई का एक ब्रांड शुरू हुआ, बहुत ही सुंदर एक कहानियों का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने एक कहानियों की नींव डाली, ऐसी नींव डाली कि जितने भी लिखने वाले राइटर्स हैं या स्टोरी टेलर्स हैं या जितने भी बात करते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया। अब देखो, आजकल के ज़माने में ना, डिजिटलाइजेशन के ज़माने में खासकर, हर किसी ब्रांड को अपनी बात बताने के लिए या अपने ब्रांड को आगे प्रमोट करने के लिए कहानी ही एक जरिया है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात करती हूँ, बिज़ बैरागी क्या है? आप जब तक कहानी नहीं सुनाओगे क्या है, तब तक कैसे पता चलेगा बिज़ बैरागी क्या है? राइट। तो हर कहानी के लिए, हर ब्रांड के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए आपको एक कहानी की सहायता लगती है। तो उस प्लेटफॉर्म ने ना ऐसे ब्रांड से, ऐसे राइटर्स से बीच में मिलने का काम किया ना, कि राइटर्स को अपने लिए जॉब मिल गई और ब्रांड्स को अपने लिए लेखक मिल गए, है ना, जो कहानियां सुना सके, उनके लिए लिख सके। सो बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का तरीका ये शुरू हुआ। हाँ, तो 6 साल में राइटिंग का करियर, राइटिंग का सीन जिसे मैं कहूँ, बहुत बदला है ऑब्वियसली। तो अब राइटिंग से पैसा कमाना अब भी आसान नहीं है। देखो, पैसा कमाना तो कभी भी आसान नहीं है। हाँ, पैसा कमाना तो कभी भी आसान नहीं है। ठीक है, अगर आप भी आसान नहीं है। अगर आप सोचो कि यार मैं 4 कहानियां सुना के पैसे कमा लूं, पॉसिबल नहीं। ठीक है, और खाली सिर्फ कहानियां सुना के घर चले, ये भी पॉसिबल नहीं है। हर इंसान अपने अपने तरीके ढूंढता है। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा कॉपी राइटर भी थी, तब मैं राइटर तो मैं तब भी थी, लिखती तो मैं तब भी ब्रांड्स के लिए ही थी ना, है ना। तब मैं ऑफ कोर्स मैं फुल टाइम जॉब करी थी। अब मैं वो फ्रीलांस बेसिस पे करती मैं अब भी वही हूँ। किसी मैगजीन के लिए लिख लिया, किसी ब्रांड के लिए लिख लिया। तो राइटिंग से मैं अपनी घर चला रही हूँ, ऐसा नहीं है नहीं चला रही हूँ, पर अब तरीके डिफरेंट है, बस तरीके बदल गए हैं। तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि मुझे सुनने के लिए लोग पैसा देंगे? ये कब फील आया, ये बताओ। वेल, ये कब फील आया? ये फील आना कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल जब भी आता है, अरे ऐसे थोड़ी ना, जब तक देगा नहीं पैसे, जब तक टिकट नहीं बिकेगी तब तक कैसे आएंगे? ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो मुझे याद है तकरीबन 3-4 साल ना मैं ओपन माइक्स के लिए बड़ा स्ट्रगल करती थी। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और कोई सीनियर होता नहीं था जो गाइड करे। अब टू बी ऑनेस्ट, देखो, कोई भी अपने पेट पे लात नहीं मारना चाहता। कोई भी आपको क्यों बताएगा कि इससे पैसे कैसे कमाने, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटर्स। तो ये चीज़ें आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ती है, पहली चीज़। तो अब ठीक है, धीरे धीरे फिगर आउट करना शुरू किया। फिर अपनी जब मैंने स्टोरी टेलिंग का जैसे कोर्स सीखा, तो मैंने जब पूरा वो कोर्स कंप्लीट कर लिया ना, तो मेरी जो टीचर थी, मेरी मेंटोर थी, महक जी, उन्होंने मुझे कहा कि नेहा, अब तुम तैयार हो खुद के सोलो शोज के लिए। अच्छा, उन्होंने बताया कि नेहा, अब तुम बहुत अच्छा करती हो, अब तुम बहुत अच्छा लिखती हो, बताती हो, सुना, तुम्हारी नरेशन बहुत स्ट्रांग है। तो कोई तो एक होता है जो आपको ये बताता है कि होता ना यार, किसी एक का पुश चाहिए होता है, अप्रिसिएशन चाहिए होता है कि यार ये बता दे कि यार सब बढ़िया है, तो फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो वो वाली चीज थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार नेहा, अब तुम सोलो शोज के लिए तैयार हो, अब तुम लिखना शुरू करो। बताया भी उन्होंने जिनको आप गुरु मानते हैं। हाँ, राइट, जिनसे मैंने सीखा, राइट। अब जो हमारे लिए बहुत कुछ है, जैसे आप बताया ना कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, अब वही आके बता रहा है भैया अब तुम रेडी हो, मतलब फिर तो हाँ, राइट। ठीक है, क्यों जाएगा? स्पेशली वो गुरु जिनको मैंने पता नहीं ऐसा ख्याल सोचा था कि यार एक दिन इनसे सीखूंगी, आज वो मुझे कह रही है कि तुम रेडी हो सोलो शोज के लिए। तो फिर मुझे लग गया कि यार अब तो लिखा जा सकता है, अब तो शुरू करते हैं। तो बस ऐसे शुरू हुआ। तो आपका कोई ऐसा फनीएस्ट किस्सा रहा है शो के अंदर, चलते शो में ऐसा कुछ हुआ है कभी? क्या कोई फनीएस्ट कुछ, मतलब ऐसी चीज हुई हो कि यार ये क्या था, ये क्यों आया, ये क्यों बोला गया, मतलब ऐसा कुछ आया हो कि हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है? हाँ। ओके, सो ये बहुत ही, ये तो आई थिंक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया ये वाले पे। तभी तो हमने बुलाया आपको यहाँ शेयर करो सब। मुझे याद है मैं एक जगह शो करने गई थी, आई थिंक दिल्ली में ही था वो शो। तो मेरी ना ड्रेस मैल फंक्शन हो गई थी, ठीक है, और मेरी स्टोरी बीच में थी, ठीक है। अब ड्रेस मैंने साड़ी पहना हुआ था बेसिकली, तो साड़ी का ना यहाँ का पिन खुल गया था। तो अब मैंने कहा अब मैं उठ नहीं सकती, ऑडियंस रो रही है। अच्छा, स्टोरी सुन के रो रही थी, मतलब फील्ड में पहुंच चुकी थी ऑडियंस। हाँ, करेक्ट। तो अब वो बिल्कुल इन डेप्थ ऑफ फीलिंग है, और ऑब्वियसली मैं भी इमोशनल थी क्योंकि मेरी ही कहानी। बट इमोशनल के साथ साथ और ये भी तो था, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, अब इसको कैसे हैंडल करूं? मैंने कहा देखा जाएगा, पहले तो कहानी सुनाते हैं,
फिर स्टेज से उतरने के बाद समझा जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक फनी मोमेंट था मेरे लिए, फनी भी नहीं उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक डर था हाँ, कि यार यार गड़बड़ ना हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, चलते शो में तो नहीं होना चलते शो में नहीं होना चाहिए। बट देन आई थिंक ये सब चीजें सबके साथ होती हैं, तो ठीक है, मैनेज कर लिया था। तो जैसे एक आपका टिपिकल वर्किंग डे कैसा निकलता है, जिस दिन काम होता है पूरा दिन? ओके, सो नॉर्मली देखो मेरे पास अभी राइट नाउ आई डोंट हैव लाइक फुल टाइम जॉब नहीं है, ठीक है। बट देन मैं अपने हस्बैंड का ना प्रोडक्शन देखती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड का बिजनेस है कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म्स का, ओके। कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म बाय बीएजी के नाम से है वो। तो उसमें ना मैं प्रोडक्शन देखती हूँ उनका। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मेरे पास टाइम होता है और मैं सोशल मीडिया भी देखती हूँ उनका, क्योंकि तो मैं 10 से 5-6 तक वहाँ रहती हूँ। 5-6 के बाद नॉर्मली क्या होता है, मैं घर आती हूँ, थोड़ा बहुत अपना लिख लिया या कुछ कुकिंग करने का मन करा। अब कुकिंग ना मेरे लिए थेरेपी बन चुका है। अच्छा। अब मुझे लगता है यार कुछ तो खाने का मन कर रहा है बढ़िया सा, पहले कुछ खाते हैं फिर कुछ लिखते हैं, ये वाली चीज़ है। जैसे चाय है ना, हाँ। चाय बनाते हैं फिर बैठेंगे लिखने, बैठेंगे। है ना। तो ऐसे ही अब खाना मेरे लिए थेरेपी बन चुका है। पहले कुछ बढ़िया सा बनाते हैं, पेट भरते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा तो वो वाली चीज़ है। तो फिर उसके बाद फिर रात को लिखने विखने बैठते हैं थोड़ा बहुत। मेरे और मेरे हस्बैंड की आदत है कि हम 1 कप चाय पीने रोज़ एक जगह जाते हैं, और रात में 8-9 बजे के आसपास रोज़ जाते हैं। और बस मतलब ऐसे कोई रिचुअल नहीं है, बस एक ये तरीका है अपने साथ वक्त बिताने का, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। तो हम ये एक प्रोसेस है जो रोज करते हैं। इस तरह से हमारी एज अ फ्रेंड, एज अ हस्बैंड वाइफ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। प्लस एक थोड़ा अपने साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाता है। तो नॉर्मली फिर उसके बाद घर आके सो जाते हैं। दैट्स इट, यही दिन है मेरा, दिनचर्या मेरा। तो शादी को कितना टाइम हुआ? शादी को हो गए 2.5 ईयर्स, 2.5 साल। आपको तो डेट भी याद होगी ना? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब लड़कियों को डेट याद होती है। हस्बैंड से पूछो तो शायद वो याद नहीं होगा। आई थिंक है ना? वो याद नहीं होगा। आई थिंक तो सो। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? ओके, ये बहुत अच्छी कहानी ये है। बताओ, ये तो सुननी है मेरे को। क्योंकि भाई दूसरों की लव स्टोरियां बता रही हो, बना रही हो, लेकिन आपकी क्या है ये भी तो जाने। ओके, सो मैं ना भरत से मिली थी एक जीवन साथी प्लेटफॉर्म, एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे मिली थी मैं। तो तब मेरा शादी करने का बिल्कुल मूड नहीं था, लिटरली बिल्कुल मूड नहीं। लेकिन आज देख के लग रहा है कि बहुत खुश हो। वो डिसीजन सही था, वो डिसीजन मैंने क्या कहा, एक कहानी हम लिखते हैं, एक कहानी वो लेकर आया है। सही बात। और उसने मेरी कहानी ज़्यादा अच्छी लिखी है शायद से। तो तब क्या हुआ था कि मैं एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे उनसे मिली थी, और तब मैं बिल्कुल इस मोटिव से मिली थी कि यार मेरे को ना मिलना नहीं, मेरे को शादी करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अब वो सुन रहे होंगे तो क्या फील होगा उनको? उन्हें पता है, बता रखा है, सब बता दिया। इसी पे तो मेरा शो है। अच्छा, देखा है, उस पे भी आएंगे हम। हाँ बिल्कुल आइए, धीरे आएंगे। ठीक है। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, व्हाट यू वांट, लाइक तुम प्रेशर में शादी कर रही हो या घर वालों की। अब ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी अपफ्रंट टू द गाय ना, कि यार घर वालों ने बोला इसलिए शादी करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें शादी नहीं करनी, बट मैंने बता दिया था कि मैं शादी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं, वी कैन बी फ्रेंड्स। तो हमारी जो रिश्ते की शुरुआत थी ना, वो एक दोस्ती की तरह हुई थी। और मुझे लगता है कोई भी रिश्ता तब गहरा बनता है जब आप एक दोस्त बन के शुरू तो राइट है ना। और हमारे रिश्ते की शुरुआत शायद दोस्ती ने गहरी करी थी। तो मेरे ना आई थिंक 2-3 बार मैंने मना कर दिया था मैं शादी नहीं करूंगी, बट आई लव हिज कंसिस्टेंसी। वो फिर भी लगे रहे, एफर्ट मारते रहे मुझ पे। उनको पता था जानेंगे देना इसको। तो फिर जब कहानी इतनी अच्छी लिख सकती है तो हमारी जो कहानी साथ में होगी वो कितनी अच्छी है। आई थिंक सो, शायद उन्होंने मेरा टैलेंट मुझसे ज्यादा पहले पहचान लिया था। ये टैलेंट तो घर पे उतरेगा सीधे। तो ये था कि फिर उन्होंने कैसे तैसे कन्विंस किया, और फिर कन्विंस करने के बाद वी हैपन टू गेट मैरिड लाइक। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडियंस में क्या डिफरेंस होता है? ऑनलाइन ऑडियंस और ऑफलाइन ऑडियंस में बहुत फ़र्क होता है। आई टेल यू व्हाई। मुझे याद है दिल्ली में मेरा एक शो था। अब वहाँ पर जो मौजूदा ऑडियंस थी वो उस कहानी और उस कहानी के डेप्थ को महसूस कर पा रही थी, है ना, क्योंकि वो उस ऑरा में थी। एक कमरे में जब आप बंद होकर कहानी सुनते हो ना, आप उस कहानी में डूब चुके होते हो। लेकिन डिजिटलाइजेशन में ना बड़े सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आई नो आजकल के ज़माने में हमारे लिए वही सहारा है, यही सहारा है ना, राइट। लेकिन उस टाइम पे जब डिजिटलाइजेशन में क्या क्या होता है कि जब आपकी कहानी यूट्यूब पे जाती है तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ऐड आ रही है ना, कोई और किसी का मैसेज आ गया, पॉपअप हो गया, तो कहानी के डेप्थ में आप घुस ही नहीं पाते हो।
जब घुस ही नहीं पाओगे तो आप क्या समझ पाओगे कहानी क्या है। तो कई बार क्या होता है, मेरे को ना मेरी कहानी के लिए ट्रोलिंग भी मिलती है, अरे इसकी ओवर एक्टिंग के 5 रुपए काटो, ऐसे वाले डायलॉग्स भी मिलते हैं। आई रिमेम्बर मेरा मुंबई का शो था कि किसी ने मुझे कहा था अरे इसकी ओवर एक्टिंग के 5 रुपए काटो। मतलब सामने से बोला? हाँ, कमेंट में आते हैं। अच्छा, कमेंट में ना, कमेंट सामने से? नहीं, ऑफलाइन में नहीं। हाँ। ठीक है। और किसी ने मेरे दिल्ली वाले शो में मैंने एक परफॉर्म किया था, तो उसमें बोला था अरे ये तो कहानी कॉपीड है। मेरे को सिर्फ ये समझना है उन लोगों से कि कोई अपने माँ बाप के जाने की कहानी कैसे कॉपी कर सकता है। जाने तो माँ बाप सबके है ना, तो ये कहानी कॉपीड कैसे हो सकती है, ये कहानी मन घड़न कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो उनकी मानसिकता दर्शा रहा है ना कि वो क्या सोचते हैं। अब ठीक है, मैं उसके मानसिकता में किसी के लिए नहीं कहूंगी कुछ, मगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है, पर बुरा मत कहो। दिस इज द बेसिक थिंग। मुझे लगता है एज अ ह्यूमन हमें ये बस फॉलो करना चाहिए, दैट इज इट, नथिंग एल्स। ये चीज फॉलो करनी चाहिए। और ऑफलाइन में एक चीज बहुत सुंदर होती है, ऑडियंस ना शो खत्म होने के बाद अक्सर आपसे मिलती है, आपको बताती है आपके बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और बहुत अच्छे रिव्यूज मिलते हैं। मुझे लगता है रियल में जब आप लोग आपको देखते हैं ना, अब वही वाली चीज है ना, हमने कॉल पे बात करी, क्या मजा आया, नहीं मजा आया, लेकिन हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं, उस चीज का एहसास अलग है। तो वही चीज है ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडियंस में। तो हमने जितनी आपकी प्रोफाइल देखी तो उसमें तो हमने यही जाना कि भाई आप जाकिर भाई की बहुत बड़ी फैन हो। तो उनसे क्या इंस्पिरेशन मिलती है आपको? ओके, जाकिर खान मुझे बहुत ही बेहतरीन स्टोरी। मैं उनके बारे में, अब उनकी स्टोरी, आपकी जवानी जानना है, मुँह जवानी। ओके, सो मेरे को ना ऐसे, जब मैंने जाकिर खान को पहले देखना शुरू किया था ना, तो मुझे किसी ने बताया था कि कॉमेडियन है। जब बहुत टाइम पहले की बात है ना, तो तब जब मैंने उनको, कॉमेडियन, हाँ राइट, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो जब उनका आई थिंक दिल्ली वाला एक शो बहुत हिट हुआ था, ठीक है, तो तब मैंने उन्हें देखना शुरू किया। तो तब ऑब्वियसली लोगों की जो बताई हुई एक इमेज है, आप उस पर भी चलते हो थोड़ा। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार लग तो नहीं रहे हैं ये कॉमेडियन, पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जाना, थोड़ा रिसर्च किया, समझ में आया कि वो स्टोरी टेलर है, वो कहानीकार ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे क्या, वो है ही कहानीकार आइडियली, है ना। तो अब उनकी ना एक बहुत सुंदर सी लाइन है जो जिंदगी का सार बताती है। अक्सर हम सब जानते हैं कि जाकिर खान ने ना जिंदगी पे पीएचडी कर रखी है, ठीक है, तो लड़कियों के मेकअप से लेकर के उन्होंने जो पीएचडी कर रखी है। हाँ राइट। तो उन्होंने ना एक बहुत सुंदर लाइन कही थी, एक आई थिंक वो कोई लिटरेचर फेस्टिवल की बात है शायद से, और मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट उन्होंने एक लाइन कही थी कि जिंदगी चाहे मैं गुमनाम चाहूँ, नहीं वेट, जिंदगी चाहे गुमनाम हो, मौत में मशहूर चाहता हूँ, है ना। तो उनकी एक लाइन है ये, और मुझे भी ऐसा लगता है कि यार देखो, अगर जिंदगी में आप खुश रहना नहीं जान पाए ना, आप वो नहीं कर रहे हो जो आप चाहते हो। देखो, हारना ही है तो कम से कम उसमें हारो ना जो आप करना चाहते हो। उसमें हार कर क्या मतलब जो कभी चाहते ही नहीं थे, है ना। हार जीत का तो मतलब राइट। तो कम से कम आप अपने दिल को तसल्ली तो दे पाओगे, एटलीस्ट आप अपने आप को फेस तो कर पाओगे, ये सोच कर कि यार मैं जो करना चाहती थी वो तो कर लिया। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं उनसे इंस्पायर इसलिए भी बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार देखो, हार और जीत के पैरामीटर्स ना सबके लिए अलग अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्हीं का एग्जाम्पल ये भी, गांव वाली लड़की से अगर आप पूछोगे कि भाई तेरे को नासा के बारे में क्या पता, भाई उसने टाइम ही नहीं लगाया ना उस चीज में, उसे कैसे पता होगा। उससे पूछो एग्रीकल्चर के बारे में, बताएगी ना वो, और ऐसा बताएगी कि आपको आपको नहीं पता होगा उसके बारे में, राइट। तो हर किसी की ना सक्सेसफुल होने के पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट है। अब जैसे मैंने अपनी जिंदगी में जो जो टिक बॉक्स सोचे थे वो तो मैं सारे कर चुकी हूँ ना, किताब लिखना, शो करना, पॉडकास्ट बैठना, है ना। तो जब सब कर लिए तो मेरी नजर में तो मैं सक्सेसफुल हूँ ना, राइट। तो मेरे को लगता है कि भले ही मेरा फेमस नहीं है अभी, बट एक दिन हो जाएगा, इस उम्मीद में मैं मेहनत करना छोड़ दूँ तो ये तो गलत होगा, है ना। और अगर इंसान अच्छी नहीं बन सकती तो राइटर तो फिर मैं क्या ही उम्मीद करूँ खुद से। पहले मुझे इंसान ठीक बनना है, पहले बेहतर इंसान, फिर बाद में कुछ और। तो कभी किसी ने कहा हो आपको आके, अरे यार ये क्या काम है, हाँ, फिर क्या रिएक्शन था आपका? मतलब क्या आया था कि अब इसको क्या कुछ रखा हो कि मार दो? नहीं, मारने जैसा तो मैं बिल्कुल वॉयलेंट नहीं हूँ भाई। नहीं, बट मुझे याद है मैं एक ओपन माइक में, जैसे शुरू के दिनों की बात करूँगी मैं, तो ओपन माइक में मैं जाती थी, तो एक आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ दैट पर्सन, बट
उन्होंने ना मुझे एक बार कहा कि यार क्यूरेटेड शो में मैं तुम्हें लूंगा। अब ये बात कह के ना वो गायब हो गए, कोविड आ गया। समझ में आने वाली बात थी, ठीक है यार सबके बिजनेस बंद हो गए, शायद उनका भी बंद हो गया होगा, कोई बात नहीं। फिर 1 साल बीता, उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया, फिर मुझे कहा कि यार नेहा मैं ना आपको क्यूरेटेड मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, 1-2 साल बाद शादी हो चुकी थी मेरे। उन्होंने मुझे भोपाल से बुलाया दिल्ली कि नेहा आजा मैं देखो क्यूरेटेड मिलूंगा। मैं आई और आने के बाद उन्होंने बोला यार अभी डिसाइड नहीं हो रहा, अभी सोचेंगे, ऐसा वैसा है ना, टाला टूला। और जिस दिन मेरी ट्रेन थी ना उसी दिन रात को उन्होंने क्यूरेटेड लाइनअप अनाउंस कर दिया। क्यूरेटेड लाइनअप क्या होता है, बेसिकली 10 चुनिंदा राइटर्स को बुलाया जाता है और चुनिंदा जहाँ पर उनकी वीडियो बन रही है, उनसे बात करी जा रही है ना, ये सब चीज़, और वो अपनी कहानी सुनाते हैं। तो वो चुनिंदा होते हैं क्योंकि आप कहानी जो लिखी हुई कहानी, हाँ लाइक आपने कोई भी अपनी कहानी लिखी हो, जो लिखी है, हाँ राइट, वो रिकॉर्ड रियल हो या फिर कोई भी हो, आपने खुद भी बनाई हो, हाँ कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो चुनिंदा आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि, और उस आर्टिस्ट में आना आसान नहीं होता, ठीक है। तो मेरी जिस दिन ट्रेन थी उसी दिन रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया और उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा यार जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, किसी के लिए सच नहीं, मतलब अच्छा नहीं कर सकते हो, तो किसी को झूठी उम्मीद मत दो, मना कर दो ना, कोई बात नहीं, है ना। फिर कुछ महीने बाद जब मुझे मेरी लाइफ का पहला शो दिल्ली में, बहुत बड़ा शो मुझे मिला था, उससे कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे बोला यार नेहा तू ना शो में आना यार, तेरा बहुत अच्छा हो गया आर्ट, तेरे को मैं लाइनअप में लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं लेना तो मना कर दे मुंह पे। अब उसने उस दिन मुझे कहा कि यार तू बहुत अच्छा करती है, लेकिन तू इतना भी अच्छा नहीं करती कि अभी तुझे मैं क्यूरेटेड मिलूं। अब उन्हीं का ही एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड था जिन्होंने मुझे ले लिया था। उस टाइम पे उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था कि नेहा मैं तेरा नाम डाल रहा हूँ क्यूरेटेड में। तब मैंने कहा अब मुझे नहीं आना, अब नहीं आना, क्योंकि अब मुझे उनका कॉम्पिटिटर ब्रांड ले चुका था अपने पास। उन्होंने बोला था कि नेहा आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ, अलग अलग शहर में जब शोज होते हैं तो जाना पड़ता है हमको भी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ नेहा आ जाओ कहानी सुना लो। और हैरानी की बात ये थी कि जब मैं उनके कॉम्पिटिटर ब्रांड पे गई परफॉर्म करने, जहाँ मुझे इनवाइट आया था कहानी सुनाने के लिए, मेरे लिए ताली बजाते हुए वही महाशय थे सामने। तो कैसा फीलिंग थी, तो तब कैसी फीलिंग आ रही थी? मुझे लग रहा था कि देखो उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। सही बात है। तो अभी इस फील्ड में कंपटीशन कितना है? बहुत है। देखो लिखते सब अच्छा है, आप किसी के भी लिखने को खराब या बेकार या कम अच्छा नहीं कह सकते हो, क्योंकि फीलिंग क्या होती है, फीलिंग नेचुरल होती है। आप किसी की फीलिंग को फरेब, कम, बेकार, झूठा ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हो ना यार, क्योंकि वो उनकी फीलिंग है, वो जानते हैं, हम नहीं जानते, है ना। तो लिखता हर बंदा अच्छा है, कोई आर्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई आर्ट को बेचने में बहुत अच्छा होता है। हर किसी को आर्ट बेचना नहीं आता। आर्ट को बेचना कैसे, वो भी नहीं सिखाएगा कोई, क्योंकि अपना कंप्यूटर क्यों खड़ा करेगा कोई, गेटिंग मी। तो वही वाली चीज है। अब जैसे मेरे को ना आर्ट को बेचना नहीं आता था पहले, अभी आ गया थोड़ा तो तब तक मैं भी नहीं बेच पाती थी। मैं भी एक ओपन माइक के लूप में, ओपन माइक बुरे नहीं होते, ओपन माइक हमेशा एक तरीका होता है जहां आप अपने आर्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो कभी बड़ी ऑडियंस के सामने सुनाने से पहले आपको पहले छोटी छोटी ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, तो वो वाली चीज होती है ओपन माइक। तो अब मुझे जाके बेचना है। अब मुझे समझ में आया कि यार देखो बेचना आना जरूरी है, वरना तुम्हारा आर्ट खराब है। तो आज हमें जरा नेहा को और करीब से जानना है। तो नेहा एक घर की बेटी भी है, एक घर की बहू भी है, और स्टोरी टेलिंग भी कर रही है। तो तीनों चीजों को मैनेज कैसे करती है? ओके, तो मैं इस बात पे वापस से आऊंगी कि फैमिली का सपोर्ट होना ना बहुत बड़ी बात होती है। कि देखो जब तक मैं बेटी रही, भाई बहनों ने ना बराबर सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको स्टेज पसंद है। कहानियां, हाँ। अच्छा ये टैलेंट के बारे में ना मेरी बहन ने सबसे पहले पहचाना था। व्हाई आई टेल यू, पहले ना सीरियल्स जो आते थे, हम होते थे ना यार, 90s के बच्चे हैं, सीरियल तो देखते ही थे, क्योंकि सास भी कभी बहुती, कहानी घर घर की, और पता नहीं क्या क्या, और नेशनल तो हाँ तो क्या होता था, मेरी बहन अगर मुझसे किसी सीरियल की कहानी पूछ रही है ना, तो मैं नॉर्मली क्या करती थी, आधी कहानी सीरियल की बता दी, आधी अपने मन की कहानी बता दी
तो उसे ये पता था कि ये टैलेंट तो मेरे अंदर है कि मनगढ़ंत कहानी बनाने से अच्छे से आता है। तो पहला टैलेंट पहचानने वाले मुझे लगता है भाई बहन ही होते हैं, ठीक है। और ज्यादा समय, ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हो आप तो लोग। मेरी बड़ी बहन का नाम ना श्वेता है। तो वो मेरे को इस टैलेंट के बारे में बहुत पहचानती थी इस बारे में। और अगेन, आप ये टैलेंट तो पहचानते हो, लेकिन इनिशियली इमेज क्या होती है, झूठी है, इसको खुद भी नहीं पता है। हाँ, और भाई बहन आपसे कभी इज्जत से बात नहीं करते, वो भाई बहन ही नहीं अगर आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं तो। जैसे भाई बहन वाली बात बोली कि अभी आप जाते हो तो वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बना, तो वो तेरे को देखने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, ऐसा होता है ये एग्जैक्टली कि तेरे को भी देखने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं। ये बात तो सच है। अभी मुझे याद आ रहा है, मेरा भाई है, उसका नाम है हिमांशु, ठीक है। वो आज भी पता है क्या करता है, अब तेरे को देखने के लिए पैसे लेंगे क्या? मैंने कहा यार तू बेइज्जती मत कर। और ऐसा होता है, आज भी बोलता है तेरे को पैसे दे कौन रहा है, बकवास तो ना है, हम तो आज तक परेशान है तुझसे। कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं जो तेरे को देखने के लिए तड़प रहे हैं? तो ये बात तो है, भाई बहन आपके सबसे बड़े चीयर लीडर होते हैं, लेकिन आपके मुंह पे आपको कभी भी नहीं चीयर करते हैं, आपको जमीन पे रखते हैं, हवा में मत उड़। बेटा हवा में मत उड़, ये वाली चीज होती है भाई बहनों में। तो हाँ, मुझे लगता है भाई बहनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अगेन मेरी भाई के भी रिसेंटली शादी हुई है 1-1.5 साल पहले, और इक्वली ही सपोर्ट मुझे ना मेरी भाभी से भी मिला है, इक्वली ही। कभी कभी कई बार क्या होता है ना कि अगेन मैंने बोला ना, मेरे पापा का जैसे थॉट प्रोसेस है कि कोई भी नहीं चाहता कि गरीब मरे के बच्चे, है ना। तो कभी कभार ना मेरे पापा बोलते हैं क्या यार टाइम वेस्ट कर रहे हो सब में, है ना। आज भी नहीं, बहुत रेयरली आउट ऑफ मूड वाली चीज है। ही अंडरस्टैंड्स ऑफ कोर्स, बट बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है ना, बेख्याली में कोई बात निकल जाती है। तो वो देख के, या कुछ आप अपने काम से परेशान हो, जैसे मेरा स्ट्रगल है, हाँ, पैसे नहीं आ रहे या अटक गए कहीं से पैसे, हाँ, तो वो वाली चीज वो कहते हैं कि यार क्या फालतू की चीज में लगे हुए हो, है ना, टाइम वेस्ट पढ़ लेते तो बन जाते, टीचर की नौकरी लग जाती, लाइफ ये वाली चीज सिक्योर हो जाती। तो उस केस में ना मेरी भाभी बोलती है मेरे फादर को कि यार उसे जो करना है करने दो ना पापा, आपने अपनी मन की कर ली ना, जी लिया ना अपना जीवन, अब उसको जीने दो। तो मुझे लगता है कि ये ना बहुत बड़ी मिथ है कि ननद और भाभी का रिश्ता ऐसे कटाक्ष वाला होता है, ऐसा नहीं होता है। आज भी सिस्टर्स और फ्रेंड्स की तरह रहती हैं भाभी और ननद। तो मेरा तो ऐसा रिश्ता ही है मेरे भाई बहनों से और मेरी भाभी से भी ऑफ कोर्स। तो अगेन फैमिली ने मेरी, जैसे मेरी मैटरनल फैमिली, मतलब मेरी मम्मी की साइड की फैमिली जो भी है ना, मेरा मायका, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मना नहीं करूँगी। लेकिन जो सपोर्ट मुझे इन लॉज से मिला है ना, वो तो काबिले तारीफ है। तो मेरे पंख देने वाला से भी ज्यादा मिला। हाँ, सोच से बहुत ज्यादा मिला। मेरे को पंख देने वाला मेरे हस्बैंड है कि तेरे को शो करना है, हाँ, ठीक ये है, बताया आपने, तेरे को शो करना है, ठीक है, दिल्ली जाना है जा, बॉम्बे जाना है जा, कानपुर जाना है जा, इंडिया से बाहर जाना है जा, कोई बात नहीं। और उस चीज पर भरोसा दिखाने वाले और शुरुआत करने वाले मेरे फादर इन लॉ थे, क्योंकि मेरे हाँ जी हाँ थे, मतलब आई मीन 5 months बैक उनकी डेथ हो गई। तो जब तक वो थे ना, उन्होंने मुझ पे और मेरे आर्ट पे मुझसे ज्यादा भरोसा किया है, इतना ज्यादा कि कई बार होता है ना कि आप राइटर के तौर पर ना आप अपनी लाइंस याद नहीं कर पाते हो, राइट, बहुत मुश्किल होता है। 10-10 पन्ने, 15-15 पन्ने याद करना डिफिकल्ट होता है। तो तब ना मेरे फादर इन लॉ मुझे बोलते थे तू याद कर और बिना देख के सुनाना मुझे। अच्छा, वो आपका मिरर बन चुके, वो मेरा मिरर बन चुके थे। तो उनको होता था कि वहां देख के सुनाएंगे अच्छा तो ना लगेगा, बिना देखे याद करो, बिना देख के, मतलब ऐसा याद करो फिर सुनाओ मुझे, या पढ़ो उसको, समझो, फिर आके उसको डिस्क्राइब करो मेरे साथ। हाँ, अपनी भाषा में बोलो ना, किसने बोला है लाइन बाय लाइन लर्न कर, राइट। और क्या, जो तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी कहानी तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। तो तुम्हारी कहानी तुम्हारी जुबान है। हाँ, तुम्हारी कहानी तुम्हारी जुबान। तो जैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है ना, मेरे फादर इन लॉ को भी बहुत शौक था किताबें पढ़ने, बहुत। मतलब मेरी कोई नॉवल अगर घर पे आ रही है तो फादर इन लॉ फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी। तो मतलब अच्छा, बाय स्टेप ही जाती थी। हाँ, राइट, ऊपर जाती थी। करेक्ट। तो मेरी किताब मुझसे पहले पार्सल पापा के हाथ में लगता था और पापा पूरी किताब पढ़ लेते थे 2 दिन में, 1 दिन 2 दिन जैसा भी लगे, उसके बाद वो मुझ तक पहुंचती थी कि अब तुम पढ़ लो। तो ऐसा भी होता था कि नहीं बेटा ये मैंने पढ़ लिया, ये ठीक नहीं है, मजा नहीं है इस किताब में, ऐसा नहीं, मतलब थी पापा का ये ओपिनियन है कि जिंदगी के बारे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस तुम्हें खुद ही करना।
तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा सही क्या है, तुम्हारा गलत क्या है, कोई और तुम्हें आके नहीं बताएगा। वो ओपिनियन देते थे यार अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं है। तो जब ऐसा हुआ तो उस वक्त कैसे संभाला आपने अपने आप को? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रिपेयर ना भगवान जी हमको कर रहे होते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो आई रिमेम्बर 2024 में अगस्त की बात थी। फादर इन लॉ की ना एकदम से तबीयत खराब हो गई थी, वही नज़ला जुकाम जैसे। तो तब तो हम लोगों ने सीरियसली लिया नहीं, होता है ना कि अरे नज़ला जुकाम भी तो है, हाँ, ये होता है ना। ही है। तो हॉस्पिटल में गए, एडमिट होने वाली सिचुएशन हो गई थी अचानक से, और 11 दिन में वापस आ गए। अब 11 दिन में आमतौर पर इंसान वापस आ जाता है तो लगता है कि हाँ ठीक है सब हो ही जाएगा सही, क्योंकि एक उम्मीद होती है ना जो इंसान को जिंदा रखती है। राइट। तो वापस आ गए वो। अब वापस आ गए तो तकरीबन 15-20 दिन ही और हुए थे, अचानक से वो बाथरूम में स्लिप हो गए और हाफ बॉडी पैरालिटिक हो गई। तो उस टाइम पे भी हमने इतना वर्ड्स नहीं, इंसान कभी भी वर्ड्स नहीं सोचता, कभी सोच ही नहीं पाता। वो सोचता है कि इतनी सी तो मुसीबत है, अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। और इंसानों को ना अपने आप से ज़्यादा ऊपर वाले पे भरोसा होता है। ठीक। और ऐसे में ना हम लोगों ने भी सोचा ठीक है कोई बात नहीं, आज बुरा वक्त है, ठीक हो जाएगा है, ऊपर वाला सब ठीक है। करेक्ट। तो फिर हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल जाके ना हालात बहुत बद से बदतर हो गए, इतने बदतर हो गए कि बॉडी पैरालिटिक हो गई फुल कंप्लीटली। और एक स्टेज ऐसी आई कि डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो। और ये पूरा स्टेज आने में तकरीबन 3 महीने लगे, और मुझे लग रहा है कि वो 3 महीने कहीं ना कहीं ऊपर वाला ईश्वर हमें प्रिपेयर कर रहा था कि देखो अब उनका समय आ गया है। क्योंकि देखो कोई भी इंसान अपने समय से एक दिन ज़्यादा और एक दिन कम नहीं जी सकता, है ना। तो पर खैर जितना भी उनका वक्त रहा, उन्होंने हमें हमारी हैसियत से बहुत ज़्यादा सिखाया, समझाया, पढ़ाया, ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाया। तो मुझे लगता है कि शादी से पहले तक ना मुझे पता था कि मुझे जीवन में ये करना है, ये सब पता था, लेकिन जीवन में खुश कैसे रहना है ये नहीं पता था। ये उन्होंने बताया। जिंदगी जीने का नाम है, जीतने का नहीं। वो कहते हैं ना जीतने से ज्यादा जीना जरूरी है। तो वो वाली चीज मैंने अपने फादर इन लॉ से सीखी है। ये तो हो गई इन लॉज तक की, ठीक है। एक बेटी का सफर आपने बता दिया, एक बहू का बता दिया। अब स्टोरी टेलिंग को कैसे संभाला जाता है, या इस पे कैसे नेहा उभर के आती है, इसको इसमें मैं पूरा श्रेय अपनी मदर इन लॉ को दूंगी, सच बताऊं तो। क्योंकि मुझे घर संभालने का ना हर स्टेप पे कोई ना कोई आपके साथ खड़ा मिला है हमेशा। और मुझे लगता है कि आपको ना शुक्र मानते रहना चाहिए ऊपर वाले का, अपने आसपास के लोगों का। तो कहते हैं ना अच्छा करो अच्छा होगा, वो वाली चीज है। तो मुझे ना कभी इस चीज की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं पड़ी कि यार 7 बज गए ब्रेकफास्ट बनाना है, 2 बज गए लंच बनाना है, 8 बज गए डिनर बनाना है, ये सोचना ही नहीं पड़ा। कभी भी ऐसा तो ना मैं काम कर रही हूँ, अपने लैपटॉप पे लिख रही हूँ, मैं कुछ बिटवीन में हूँ। मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी जो सासू माँ है, वो मुझे कभी ये भी नहीं पूछेगी कि बेटा आज का क्या खाना है, कैसा क्या, वो खुद ही बना देंगे, वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो ये है, हर कदम पे देखो ऊंचाई पे आप अकेले नहीं पहुंचते हो, बहुत सारे कंधों पर पैर रख के आप पहुंचते हो, और वो कंधे आपके अपने ही होते हैं। तो परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। तो कहानियां जो है क्या लोगों की जिंदगी बदल सकती है? बहुत हद तक। कैसे? तो वापस आती हूँ मदर इन लॉ और फादर इन लॉ पर। तो जब मेरी शादी का रिश्ता चल रहा था ना, तो मेरी फादर इन लॉ से इतनी बातचीत होती थी जितनी शायद मेरी कॉल पे मेरे हस्बैंड से भी नहीं होती थी। अच्छा। तो कई बार ऐसा होता था 1-1.5 घंटा हम लोग, मतलब मैं और मेरे फादर इन लॉ बात कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम लोग ऐसी बात करते ही क्या बात करते हो? मतलब इतनी तो मेरा बाप मुझसे नहीं करता है जितनी तुम कर लेती हो उससे। और वो मतलब कहाँ जा रही है कन्वर्सेशन। तो उस टाइम पे ना लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, आई यूज्ड टू ट्रीट हिम लाइक माई मदर। अब जैसे जब मैं छोटी थी ना, जब नेहा छोटी थी ना, मतलब जब 8-9 साल की नेहा थी, तो नॉर्मली क्या करती थी, स्कूल से आकर ना किचन की स्लैब पे बैठकर बैग उतार कर और स्कूल के ड्रेस में बैठकर मम्मी खाना बना रही है और बगल में बैठकर सारी कहानी सुना रही, मम्मी आज स्कूल में ये हुआ वो हुआ। ये बचपन से ये कहानी ये आर्टिस्ट छुपा हुआ था बचपन से ही। नहीं हाँ
हमने एहसास उस चीज का बहुत बाद बाद में। में फील किया। और सेम चीज ना ऐसी मैंने महसूस करी जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरी फादर इन लॉ से वो वाली बॉन्डिंग बनी कि जो बात मैं किसी और से नहीं कह पा रही हूँ वो बात मैं उनसे कह पा रही हूँ और मुझे वहां से सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। हम इंसानों में वो आदत होती है कि जहां से हमें कंफर्ट मिल रहा होता है ना, हम वहां अपने आप को ना वहां सेट करते चले जाते हैं। राइट। और सेम वही चीज हुई, मैं उस सिचुएशन में उनके साथ इतना कंफर्टेबल हो चुकी थी ना कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरे फादर इन लॉ फिगर है, मतलब फादर फिगर है। आई ऑलवेज ट्रीटेड हिम लाइक माई फ्रेंड। और सेम सिचुएशन मदर इन लॉ के साथ थी। उन्होंने कभी मुझे अपने बहू रानी या ऐसा कुछ नहीं माना। वो हमेशा कहते थे तो तुम्हारी दोस्त है, और वो आज तक भी है। अगर स्टोरी टेलर नहीं बनते तो नेहा क्या होती आज? शायद टीचर होती। तब भी बच्चों को कहीं टीचिंग में कहानियां ही सुनानी होती, क्योंकि देखो पता नहीं लोगों की रगों में बहता होगा खून, मेरे रगों में तो कहानियां ही बहती है। ये भी सही है। तो आपको लगता है कि हर इंसान में कोई कहानी छुपी होती है कहीं ना कहीं? बहुत। कैसे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी मुलाकात आइडियली 10 साल पहले हुई थी, 10-11 साल के आसपास हुई। राइट। ठीक है, तब मैं एक कॉलेज की डरी सहमी लड़की थी जो अपनी कॉलेज फीस जुटाने के लिए पता नहीं क्या एक्स्ट्रा काम करती थी। अब एक्स्ट्रा नहीं करवाया, कोई एक्स्ट्रा नहीं करवाया हमने कहा। मतलब मेरी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ काम करती थी जिससे कि मैं अपनी फीस भर पाऊँ, ऐसा वाला। तो उस अमाउंट जो मिलता था सफिशिएंट था, बढ़ जाती थी? हाँ ठीक है, देखो हम देते थे ठीक ठाक अमाउंट, ऐसा नहीं था, ये हमने नहीं किया। तो लेकिन हमें नहीं पता था, ना आपको पता था, ना हमें पता था कि किस टाइम हम कहाँ जाके बैठेंगे और क्या होगा। मुझे कभी नहीं पता था कि 10 साल बाद, मैंने तो देखो मेरे लिए कहानी वहां क्लोज हो चुकी थी जब हमारी आखिरी इवेंट साथ हुआ था। हाँ। जिंदगी में हम कभी नहीं, हमें नहीं पता होता कि हम दोबारा मुलाकात कभी होगी भी या नहीं होगी। और हाँ, लेकिन हमारी बात होती थी सोशल मीडिया के थ्रू या करेक्ट कैसे भी हम कांटेक्ट में थे। मगर 10 साल बाद आज फिर वापस आ गए। अब कोई हमें यहाँ आज देख रहा है तो वो ये सोच रहा होगा ना कि यार पॉडकास्ट के लिए नेहा को इनवाइट आया होगा तो इसलिए आई होगी, या ऐसा वैसा कुछ भी सोच रहा होगा। लेकिन इस पॉडकास्ट के पीछे की 10 साल पुरानी कहानी है, वो किसी को नहीं पता होगा। राइट। तो मुझे लगता है हर इंसान से जुड़ी एक कहानी होती है जो गढ़ना बहुत पहले ही शुरू हो चुकी होती है, और एक कहानी जो वो लिख रहा है उससे खूबसूरत रखने तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये मंच है हाँ आज, तो हमारे को कुछ सुनने को मिलता है कहानी इसमें, या कोई ऐसी कविता मैं सुना सकता। हाँ, कविता सुनाओ कि कहानी तो शायद फिर कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ना मेरी एक ही कविता है जो बहुत दिल अजीज है मेरे, और ये कविता अक्सर जब भी मैं सुनाती हूँ ना लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाते हैं। तो ये कविता मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी। तो आज हमारे चेहरे मुस्कान आने वाली है। यू कैन बी लकी। तो मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए, टिंडर के ज़माने में जीवन साथी सा प्यार चाहिए, इंस्टेंट नूडल के ज़माने में धीमी आंच पर पकने वाला प्यार चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए। जब ये ज़माना लगा रहा हो मेरे पैरों में बेड़ियाँ मतलब रेस्ट्रिक्शंस, जब ये ज़माना लगा रहा हो मेरे पैरों में बेड़ियाँ, मुझे तुम सा पंख देने वाला चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए। मुझे तुमसे महंगे तोहफे नहीं, मुझे तुमसे महंगे तोहफे नहीं, उन तोहफों में लिपटा हुआ प्यार चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए। और ये कहा है कि भले तुम मुझे ना ले जा पाओ महंगी ट्रिप्स पर, तो जब डिनर के बाद साथ 10 मिनट वॉक चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए। और लड़कियां ना बड़ी एडजस्टिंग होती है, बहुत एडजस्टिंग, ये बहुत खूबसूरत अदा होती है उन लड़कियों के बारे में जो मोहब्बत में मलंग होती हैं। तो कहा है कि जो ना दे पाए तुम मुझे इनमें से कुछ भी, अगर कि भाई महंगी ट्रिप्स नहीं दे पाए, तोहफे नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए, जो ना दे पाए तुम मुझे इनमें से कुछ भी अगर, तो जब मैं रूठ जाऊं तो पास बैठ मनाने वाला चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए, मुझे तुमसे पहली सी मोहब्बत चाहिए। मुस्कुराहट लाई दी है। तो आपको जो कहानियां हैं, हाँ। तो वो कौन सी पसंद है, हैप्पी एंडिंग वाली या फिर? देखो अगर राइटर के तौर पर मैं कहूँ तो मुझे ना अधूरी कहानियां पसंद है। अधूरी? हाँ, क्योंकि अधूरी कहानियों में ना एक स्कोप होता है
आगे लिखने का। लेकिन अगर मैं इंसानी तौर पे कहूँ तो मुझे भी हैप्पी एंडिंग पसंद है, ठीक है। happy ending अगर मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हाँ। ना अगर जो मैं लिख रही हूँ हाँ, तो वो अगर मैं बतौर एक लेखक लिख रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि इसमें ऐसा हुक रहे कि मेरी ऑडियंस वापस से मुझे सुनने आए। कमर्शलाइजेशन आ जाता है ना यहाँ पर, वो वाली चीज़ है। स्टोरी टेलिंग और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्या होता है, जब आप मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम तब आता है, ठीक है, जब आप अपनी मन की बात किसी से कह नहीं पाते हो, ठीक है। तो जब आप अपनी मन की बात किसी से कह पाओगे, शायद दोस्त, शायद भाई बहन, शायद पार्टनर, शायद बॉयफ्रेंड या कोई भी और आपका जो आपको सुनने वाला हो। कहते हैं ना, सिर्फ कहना ज़रूरी नहीं है, सुनने वाला भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है तो कौन होगा सुनने वाला? डायरी, पेन, है ना। कहीं तो आप अपनी बात लिखोगे ना। इसलिए कहते हैं हमेशा जर्नल, स्कूल में जो जर्नल लिखवाना शुरू करते हैं ना, रोज दिन का एक पेज लिखना, अपने मन की बात कहना, वो वाली चीज़ है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, आप अपने अंदर का सारा गुबार निकाल देते हो, और लिखते हो तो कहानियाँ तो आपको आ ही जाती हैं। तो ऐसे जब आप अपनी मन की बात निकाल देते हो ना, तो आपको मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। ये मेरा मानना है। बहुत सारे लोग इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। हर किसी के लिए स्टोरी टेलिंग काम नहीं करती मेंटल हेल्थ की तरह, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करी है। मतलब मेंटल हेल्थ के थ्रू ही आई विल से मुझे मेरा करियर मिला है। 2017-18 की बात थी, जब मैं किसी से अपनी बात नहीं कह पाती थी। मैंने अपना कॉपी पेन को अपना जरिया समझा था इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। हाँ, तो मैंने अपना कॉपी पेन को अपना दोस्त बना लिया था। तो ऐसे मेरी जिंदगी में ना कहानियों का प्रवेश हुआ है। तो आपकी जर्नी में इतने उतार चढ़ाव रहे, तो जब आपकी शादी हुई और दिल्ली से भोपाल शिफ्ट होना होगा तो भाई एक कल्चर पूरा अलग, डिफरेंट है, एनवायरनमेंट अलग है, सारी चीजें अलग है, ठीक है ना। तो कैसे मैनेज हुआ ये? ओके, तो मुझे याद है जब मुझे ये पता चला था कि जो लड़के हैं वो भोपाल के हैं, तो मेरा तो पहला रिएक्शन है, हाँ, मतलब जो लड़का है जो लड़का है वो भोपाल का है, ठीक है। तो मेरा तो पहला रिएक्शन ये था कि यार भोपाल तो नहीं जाऊंगी। अच्छा, मुझे कहीं भी कर लो, मैं भोपाल नहीं जाऊंगी, ठीक है। रीजन भी क्या होता है कि ना, आपके दिमाग में मेंटालिटी होती है कि यार वो शहर छोटा है, वहां पर सारी सुख सुविधाएं नहीं है जो एक दिल्ली शहर में है, ठीक है। पर क्योंकि भोपाल नवाबों का शहर है भाई, बहुत नवाबी है, बतौर नवाबी वहां मैं बता रही हूँ, वहां कोई दुकान, एक चाय की टपड़ी भी 9 बजे ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, फिर उठते हैं 9 बजे, और यहाँ तक 9 बजे पूरा शहर दौड़ भाग में लग जाता है, राइट। तो वो सुकून भरा शहर है। देखो, हर शहर में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पर पैसा मिल सकता है पर सुकून नहीं मिल सकता, वैसे ही उस शहर में आपको सुकून मिल सकता है, जिंदगी जीने का पर्पस मिल सकता है, पर हर चीज नहीं मिल सकती ना। हर चीज नहीं मिल सकती। तो हाँ, मतलब भोपाल जाने का डिसीजन ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर क्या करे काजी, जब मियाँ बीवी है राजी वाली चीज। तो भोपाली, जो भोपाली, क्या वो वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी? भोपाली? हाँ, भोपाली लैंग्वेज है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स, स्टोन्स आई है, सीखी? मैंने कोशिश करी है, मैंने बहुत कोशिश करी है। तो जैसे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, I might not be able to speak it nicely, बट मैं कोशिश करूंगी कि हमें तो ये भी अच्छा लगेगा मैं शायद अच्छे से ना बोल पाऊँ, तो मेरी बहुत ही क्षमा लोगों से जो सुन रहे हैं मुझे, ठीक है। तो जैसे वो बोलते हैं, ए चची कहाँ जा रही है आई एम वेरी बैड एट इट यार। तो दोबारा ओके सर, ए चाची कहाँ जा रही है, समथिंग लाइक दैट। डायलेक्ट जो है ना, बेसिकली बुंदेलखंडी है। हाँ, एक कुछ तो मैथिली है और कुछ मिक्सचर है 2-3 लैंग्वेज का। चची कहाँ जा रही है? चची इज लाइक जो मुस्लिम वुमेन होती है ना, वेयरिंग अ बुर्खा, है ना, दे कॉल इट चची, ठीक है। ए चची कहाँ जा रही है? चाची। हाँ, चची, हाँ, चाचा को चचा, हाँ चचा, मतलब फास्ट फॉरवर्ड, राइट। और जैसे यहाँ पे बोलते हैं भैया, भैया जी, ए भैया, भैया बोलते हैं, देयर इज अ भैया, राइट। तो ये है। तो आपकी कोई अपनी पर्सनल कहानी जो आप वो नहीं भूल पा रही हो या नहीं भुलाना चाहती हो? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस, कुछ भी हो, कहानी होनी चाहिए, बनाना मत, बस रियल होनी चाहिए। आगे क्योंकि आप तो इंस्टेंट बना सकती हो ना, यहाँ पे आपका वो हुनर है। फ्रेश गरम चल तेरे को गरम सुना देती हूँ एक बना के अभी। हाँ,
तो आपके लिए तो कहानी एक मैगी है, हाँ 5 मिनट में तैयार है। 2 मिनट इंस्टेंट 2 मिनट में तैयार है। ओके। तो यार देखो, पता है एक कहानी है जो मैंने ओके, तो मैं बॉम्बे गई थी रहने के लिए। मैं किसी के घर रुकी थी। किसी के? हाँ, किसी के घर रुकी थी रहने के लिए वहाँ पर। बेसिकली एक नहीं 2 घर थे, एक जगह एक दिन रखी, दूसरे दिन दूसरी जगह रुकी थी। तो फ्रेंड सर्कल में? हाँ, फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। एक जगह इतना आदर सत्कार मिला जैसे आंखों पे बिछा दिया, जो अदबी भोपाल की है, नवाबी भोपाल की है वो चीज़, ठीक है। अब भोपाल के लोग ना बड़े बड़े दिलचस्प लोग होते हैं। दिलचस्प कैसे? वो आपको मेहमान नवाजी नहीं, वो आपको नवाबी दिखाते हैं अपनी, ठीक है। इतने सुंदर तरीके से आपकी आओ भगत करेंगे, सब चीज़ करेंगे। और वो चीज़ किसी भी और शहर में समझना, ढूंढना या मिल पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं उसके लिए किसी शहर को ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि यार देखो, हर शहर का अलग कल्चर है, करेक्ट, हर शहर का अपना अलग कल्चर है। आपको नहीं पता ना कि कैसे करना है, हर किसी को नहीं आती है ना। तो एक घर में मुझे इतनी सुंदर नवाबी मिली थी, और एक जगह पर बहुत बहुत डिफरेंट तरीके का माहौल था। बहुत बुरा नहीं कहूँगी मैं उसे, पर बहुत अलग माहौल था। तो वो मेरे को कहानी ऐसी इसलिए मुझे याद रह गई, क्योंकि मुझे लगता है जब आप उतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हो ना, ज़रूरी है आसमान पर हाथ रखने के साथ साथ पैरों पे ज़मीन रखना, ठीक है। जब आपकी पैर ज़मीन पर रहेंगे ना, तो आप ग्राउंडेड रहेंगे। वरना लोग, आप अच्छे भी करोगे ना, और आपका एक बुरा भी होगा ना, वो लोगों को सिर्फ बुरा याद रह जाएगा, अच्छा आपके 100 अच्छे जो हैं वो सब भूल खत्म, सब खत्म। एक छोटी सी गलती, करेक्ट। सब पे। और वो चीज़ ना मेरे जहन में इतनी छाप छोड़ गई ना, कि शायद मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल। कोई मेरा गिला शिकवा नहीं है, शायद अनजाने में हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें छाप छोड़ जाती हैं। तो वो चीज़ मेरे जहन में छाप छोड़ गई थी, एक इंसान की अच्छाई और एक इंसान की थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर। हाँ। तो भोपाल और किस चीज़ के लिए फेमस है? पोहा जलेबी, आओ पोहा जलेबी खिलाते हैं। खाने के अलावा भोपाल में पता है, भोपाल की दोस्ती ना बड़ी बेबाक, बेखौफ और बड़ी सरल दोस्ती है। बाकी शहरों में ना आपको बड़ी मतलबी दोस्ती मिल सकती है। मतलब आप 2 साल ही हुए वहाँ गए? भोपाली बन चुके हैं हम। इतना चेंज आ गया है कि आप दूसरे शहरों को, जहाँ पे आपने इतना टाइम बिताया है, ठीक है, मैं लेखक हूँ और मैं लेखक हो, अपनी कहानी तो ज्यादा ही नहीं सही तरीके से लिखी। ऑब्जर्वेंस, इसे ऑब्जर्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये था कि जब मैंने भोपाल में लोगों को जाना, दिल्ली में क्या होता था, आप अपनी जॉब में इतने मशरूफ रहते थे ना कि आपको लोगों को जानने का वक्त ही नहीं मिला कभी। राइट। आप जब एक 10 से 7 की जॉब कर रहे होते हो ना, और क्योंकि एक जगह दूसरी जगह से इतनी दूर है ना कि आप रोज नहीं जा सकते हो कहीं भी चाय पीने या लोगों से बात करने या लोगों के साथ वक्त बिताने, नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो जब मैंने भोपाल में जाकर ये चीज़ समझी, क्योंकि भोपाल बहुत छोटा शहर है, लोग बहुत अपने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बताती हूँ, अगर आपकी कार खराब हो गई बीच रास्ते में, आपका टायर पंचर है, आपके पास किट भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने की बात है ये, ठीक है। तो कोई एक मान लो व्यक्ति आएगा ऑटो से या रिक्शा से या जिस भी तरीके से है ना, चल रही, हाँ भैया क्या हो गया, सब सही, मैं मदद कर दूं, लाइक दिस। तो इतना अपनापन है लोगों में, इंसानियत है, बहुत इंसान, बहुत सुंदर, मतलब ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, दोस्ती बहुत बेबाकी है भोपाल की। और एक कहावत भी बहुत मशहूर है वहीं की है शायद, बताओ तो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वही की कहानी है। तो मैं देखो, हर किसी का मतलब समझने का डिफरेंट है, मतलब हाँ राइट, मतलब डिफरेंट है। पर मेरा जो मानना है इस फ्रेज को लेकर वो है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वाई? बिकॉज राजा भोज अपने आप में नवाब थे, राजा थे ऑफ कोर्स, तो उनका औहदा, उठने बैठने का तरीका, मेहमान नवाजी। अच्छा, भोपाल इकलौता एक ऐसा शहर है जो बेगमों के राज पर चला है, राजाओं के राज पर नहीं चला है, और बहुत कम लोगों को भोपाल के बारे में बात पता है। तो भोपाल में अदब, नवाबी, ये सब तो है। तो आप जैसे क्या चाहते हो जब कोई आपकी शो से जा रहा है, तो वो क्या लेके जाए आपकी स्टोरी से? मोहब्बत लेकर जाए। अरे यार, तो मोहब्बत के मायने आपकी नजर में क्या है, इसको भी डिस्क्राइब कर दो जरा। तो देखो, मोहब्बत कभी भी वो नहीं होती है जो सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में हो या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो। ध्यान रखना, मोहब्बत, प्यार, इश्क और लव,
हाँ। मेरे नाम को भी डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो मोहब्बत कभी भी एक दो ऑपोजिट जेंडर के बीच में नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मोहब्बत आपको अपनी माँ से हो सकती है, आपको भाई बहन से हो सकती है, और आजकल तो देखो आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है ये, एक फीमेल से मोहब्बत करती है, दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, कोई बहुत अलग बहुत विचित्र बात नहीं है, ये बहुत सादी है। जैसे एक मर्द और एक औरत है, वैसे ही एक थर्ड जेंडर है जिसे हमें बराबरी का सम्मान देना चाहिए, मेरा मानना है ये, Right. ठीक है। और मोहब्बत इतना सुंदर एक फीलिंग है ये। देखो पता है मोहब्बत क्या होती है, मेरा मानना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक चुन्नी, लेट्स सपोज चुन्नी का सिरा पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपने और मैंने दोनों ने बराबर कस के पकड़ा हुआ है, तो ये मोहब्बत है, क्योंकि हम दोनों के एफर्ट लग रहे हैं उसमें, है ना। पर अगर मैंने वो छोड़ दिया तो वो आपकी सिर्फ चाहत रह गई, मोहब्बत नहीं रह पाई। आपने चाहा था ना कि मैं उसको भी उसी तरीके से पकड़ूं, मोहब्बत तो नहीं रही ना, वो दो तरफा नहीं है। एक तरफा मोहब्बत जैसा कुछ नहीं होता, एक तरफा सिर्फ चाहत होती है, एक तरफा चाहत होती है। हाँ, मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए। तो कुछ लोगों को तो मानना ये भी है कि मोहब्बत असली में जो होती है वो एक तरफा ही होती है। देखो वो चाहत होती है, मैंने बोला ना, मैं चाहती हूँ उस चीज को, वो मुझे मिल जाए या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट कॉल। मेरी चाहत है कि मैं लेट्स सपोज रणवीर सिंह से मिलूं, पर क्या मैं मिल गई? क्या नहीं मिली, तो ये तो मेरी चाहत है ना। तो मजा किस में है, मिलने में या फिर? देखो मोहब्बत ही वो क्या जो मुकम्मल ना हो सकी, और जो मुकम्मल हो गई है तो मोहब्बत ही क्या ही बात है ना। और अगर चलो नहीं भी हुई है तो उसको चाहत का नाम देकर ही खुश हो जाते हैं। तो इंसान के पास अपने अपने तरीके होते हैं खुश होने के। कोई हार को जीत समझ लेता है, कोई जीत में खुश होता है। बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है हम पे आपकी इस बात का। तो दोस्ती और मोहब्बत को हाँ। अगर मैं नेहा से बोलूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों का एक पहलू तो सेम है। Correct. जितना मैं सोचता हूँ कि ये दोनों चीजें जो होती हैं वो बिना मतलब के की जाती हैं। हाँ, जिसमें मतलब हो ना वो यारी है ना वो मोहब्बत है, करेक्ट। जो ये गहराई है इस हाँ। बात की और सच्चाई भी है। अगर किसी को मुझसे कुछ लालच है, हाँ, चाहिए, right, सपोज कि वो मेरे पास आता है कि डेली मेरे से एक पेन लेके जा रहा है, ठीक है, और मैंने इग्नोर कर दिया, हाँ। एक दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, 3 दिन नहीं दिया, हाँ, right. वो तब भी अगर मेरे पास आ रहा है तो इसको वो मेरा दोस्त है। right. लेकिन उसने एक दिन आया, 2 दिन आया, तीसरे दिन आना बंद कर दिया तो वो यारी नहीं, वो मतलब की है। ओके, वो मतलब ही हुआ था ना, क्योंकि उसको मेरे से कुछ लेना था, वो तभी आता था। पर वो मिल नहीं पाया। हाँ, अब वो तो फिर अगर जो कंटिन्यू आ रहा है तो वही यार है ना। हाँ, right, मैं right. उसी के लिए ठीक तो है। अब मैं ये 2 चीज बोलूंगा कि अब मोहब्बत को और दोस्ती को डिस्क्राइब करो। थोड़ा मैं डीपली चला गया था इसमें, है ना? असर पड़ गया, मतलब 1 घंटे में इतना कुछ सीख लिया तो ठीक है ना, अगर साथ लोग तो देखो मेरे हिसाब से भी यही चीज़ है, मोहब्बत भी बेबाकी होती है और दोस्ती भी बेबाकी होती है। बेबाकी से मेरा मतलब है कि देखो जिस चीज़ में डर ना हो खोने का, है ना, आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारी है वो करना, सामने से कितना मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में मत सोचो। गेटिंग मी? अब नॉर्मली क्या होता है, आजकल की जनरेशन की मैं बात करूं अगर, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरा ना यार इससे ना 2 बार काम नहीं निकला, मैंने इसको परसों भी बुलाया था तब भी नहीं आया, कल लाया तब भी नहीं आया, छोड़ यार ये इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, तो छोड़ देते हैं। बट असली दोस्त क्या होता, वो उसे पर्सनली फोन करके पूछता, यार बता ना क्या बात है, कोई मेरी बात बुरी लगी, कोई कुछ है क्या, प्रॉब्लम है क्या, बैठ के सॉर्ट करते हैं ना, बात करते हैं ना। तो ये तो होती है दोस्ती जहां पर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कम होती हैं, जीरो। मैं नहीं कहूंगी कि जीरो, पर थोड़ी बहुत तो देखो कहीं ना कहीं होती, किसी भी रिश्ते में होती है वो तो कि कम से कम सुख और दुख में साथ रहे, इतनी दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, ठीक है। और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर चलो कल को मेरे जिंदगी में कोई दुख आता है और मेरा दोस्ती साथ में नहीं खड़ा, तो मैं तो उसके दोस्ती होने पर ही सवाल उठा दूंगी ना, क्या ये मेरा दोस्त था भी या नहीं था, है ना। पर मोहब्बत में 100% एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यार इसने इसमें साथ नहीं दिया, क्या फायदा इसके पार्टनर होने का,
या क्या फायदा मोहब्बत जिंदगी में होने का अगर इसने मेरा इस वक्त में साथ नहीं दिया। साथ नहीं है। तो मोहब्बत और दोस्ती में सादा सा फर्क है, एक में बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और एक में एक्सपेक्टेशंस होती है। इस तरह मुझे मेरी दोस्ती में एक बहुत सुंदर सी कविता है, अरे वो मुझे याद आ गई और मुझे लगा कि मैं वो सुना दूँ। आ गई है उसकी तो हम बैठे हैं, उसकी कविताओं की तरफ देख रहे हाँ, हैं। उसमें लिखी थी ना कि दिल का सुकून होती है सहेलियाँ, दिल का सुकून होती है सहेलियाँ, तुम्हारी आंखों का काजल होती है सहेलियाँ, तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदल देती है सहेलियाँ, और तुम्हारी सुनहरी यादों का हिस्सा होती है सहेलियाँ। बंद आंखों में लिए सपने हजार, उम्मीद का जुगनू होती है सहेलियाँ, और खामोशी में भी वो हर जज्बात समझ ले जनाब, कुछ ऐसी होती है सहेलियाँ। तो सहेलियों की अभी आपने सुनाई कविता, हाँ। ठीक है, और आपके हमने जो देखी हैं हाँ। वीडियोस एनालाइज हाँ। किया है, एक तो हमने बताया, पहला तो जाकिर भाई के बारे में आपने हाँ, डिस्कस कर राइट, दिया, राइट, बता दिया राइट, कि कितना वो जरूरी है, हाँ। कितना आप उनको हाँ, मतलब मानते मैं हो या उनको फॉलो बहुत करते मानती हूँ, हो। राइट। पर्सनली कभी नहीं मिले उनसे, कभी नहीं मिली, लेकिन मिलना चाहोगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने शो में हाँ। जब आप करते हो हाँ। तो उसमें टिंडर का बहुत जिक्र है, तो ये कितना, मतलब आपने इस पे पीएचडी करी है, ये क्या किया है, ये जानना है, क्योंकि टिंडर आज की जनरेशन के लिए तो लेफ्ट राइट वाला है ना। हाँ, राइट राइट राइट, तब भी वही था। अब भी हाँ। ओके। और इससे पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं? See, ये of काम course, है, ठीक देखो, है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो ऑब्वियसली शादी होने के बाद अगर मैं टिंडर डाउनलोड करूंगी तो बिल्कुल नहीं चलेगी ना शादी को, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मगर देखो, जब जब यंग थे, जब एक अपना टाइम था, तब हमने भी टिंडर यूज किया है, ऐसा नहीं है। और देखो, कहानी में कितना सच है कितना झूठ है वो एक कहानीकार कभी नहीं बताता, कभी नहीं बताता। क्योंकि अगर वो बता देगा तो उसका जादू खत्म हो जाएगा ना। उसका जादू ही यही है कि वो कितना सच और कितना झूठ के बीच में बैलेंस आउट कर सकता है। तो टिंडर मैंने भी यूज़ किया है, और भाई बड़ी गजब की चीज़ है। मैं तो कह रही हूँ जो सिंगल है वो यूज़ करो, मज़ेदार चीज़ है। ये सही है। कभी स्टेज पे ऑकवर्ड लगा हो, कुछ ऐसी, Regarding? मतलब Like, फीलिंग आई हो कि यार ये सही क्या है। मैंने कर दिया, क्या बोल दिया? हाँ, आता है ऐसा बहुत बार होता है experience था वो? ऐसा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो कई बार ना आपको ऑडियंस के रिएक्शन इतने फ्लैट लगते हैं ना, क्योंकि कई बार होता है ऑडियंस आपकी बात समझ नहीं पा रही होती है, कई बार होता है आप ऑडियंस को अपनी बात नहीं समझा पा रहे होते हो, तो ऑडियंस प्रोसेस नहीं कर पाती है या देर लगती है, तो उसमें क्या होता है कि ऑडियंस का फेस बिल्कुल फ्लैट। हाँ। गुस्सा आता हुआ? तब हाँ, गुस्सा नहीं आता, तब खुद पे सवाल आता है, अरे यार क्या लिख दिया? क्या किया है? ये क्या लिखा, क्या है सही लिखा है, नहीं जो क्यों नहीं लैंड हो रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, खाली कहानी कभी नहीं चलती, आपको थोड़ा बहुत पंचेस डालने पड़ते हैं, है ना? राइट। तो हर किसी को जीवन में एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, तो थोड़े बहुत पंचेस डालने पड़ते हैं हमें भी। तो जब लैंड नहीं हो रहे होते ना पंचेस, तो अपने को डर लगता है कि शिट यार, अभी तो 15 मिनट ही चालू हुआ है शो को, 45 मिनट और क्या होगा, ये चलेगा भी शो या नहीं चलेगा? तो ये सारी चीजें स्टेज पे परफॉर्म करते करते चल रही होती है, साइड बाय साइड, बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है, कई बार मतलब लाइव में चलते शोज में बड़े सारे गुफ्फुप होते हैं, माइक बंद हो जाता है, ठीक है, लाइट फ्लिकर कर गई, या फिर सिंगर का गिटार, जो मतलब मेरे शो में जैसे मेरे गिटारिस्ट भी हैं, उनके गला सूख गया, पानी नहीं है, तो या फिर ड्रेस मेल फंक्शन हो गई, ठीक है, और कुछ नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है ओपनिंग एक्ट गायब हो गया। मतलब ओपनिंग नॉर्मली क्या होता है, शो शुरू होने से पहले एक ओपनिंग एक्ट होता है, लास्ट मिनट पे ओपनिंग एक्ट नहीं आ रहा है, मैं तबीयत खराब है मैं नहीं आ सकता, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गूफअप्स होते हैं लाइव शोज में। हम स्टेज पे किस तरह से बैलेंस करते हैं वो हमें पता होता है, और ऑब्वियसली कई बार गुस्सा आता है, कई बार इरिटेशन होती है, कभी कभार अपने ऊपर सवाल आता है, बट अपने को पता है कि यार बैलेंस हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। एक कहानी जिसमें आप खुद हीरोइन रही हो। मैं तो देखो अपनी कहानी, हर कहानी में हीरोइन होना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को 8th क्लास में हीरोइन बनना था, मेरा वो सपना हो नहीं पाया पूरा, तो अब मुझे अपनी हर कहानी में हीरोइन बनना है। मतलब यहाँ सपना पूरा कर रहे हो? करण जौहर मुझे अपने धर्मा प्रोडक्शंस में ले या नहीं ले, लेकिन मैं अपनी कहानी की हीरोइन हूँ। तो ये अभी एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? ठीक है। तो कहानी या कविता? कहानी। स्क्रिप्ट या फ्री स्टाइल? सॉरी? स्क्रिप्ट या फ्री स्टाइल? फ्री स्टाइल। सैड एंडिंग या हैप्पी? हैप्पी एंडिंग।
रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। हाँ ये सही हुआ ना, अगर ये बोला जाता। बुक या ऑडियो बुक? ऑडियो बुक। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।